Hi, this is Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great and in this particular class we are going to cover SM questions for CA Inter Audit for chapter number 6. Chapter number 5 के questions को हम अभी cover नहीं कर रहे हैं. Reason being chapter number 5 that is audit of FSLI and audit of different entities. ये दो ऐसे chapters हैं जहाँ पे भले ही number of questions ज़्यादा हैं लेकिन direct question है. अगर आपको concept आता है तो आपको उन questions को अटेम्प्ट करने में कोई भी इशू नहीं आएगा और क्योंकि अभी एग्जाम्स में काफी टाइम नहीं बचा है तो मेरी कोशिश यही है कि सबसे पहले उन चैप्टर के क्वेश्चंस को खत्म कराया जाए जहां पे आपको इशू आ सकता है, मतलब ऐसे चैप्टर जो स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर हैं. तो इन दो चैप्टर्स को हम बाद में टेकअप करेंगे. सबसे पहले अभी जितने भी आपके स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर्स हैं वहां से क्वेश्चन कवर करेंगे. देयर आफ्टर जो आपका ऑडिट ऑफ बैंक्स वाला एरिया है वहां से हम क्वेश्चन टेकअप करेंगे. ठीक है, तो इस वजह से आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 6 दैट इज एसे नंबर 230 के क्वेश्चन हम कवर करेंगे. इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 4 से एक ऐसे नंबर 610 के क्वेश्चंस पेंडिंग है तो यहां पे उन क्वेश्चंस की डिस्कशन भी होगी. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है आपके ऐसे नंबर 230 में क्योंकि कंसेप्ट अपने आप में कम है. ऐसे नंबर 230 में कम आपके कंसेप्ट है, सिंपल सा आपका स्टैंडर्ड है तो ज्यादा इशू आपको आएगा नहीं, मजा आएगा. आई वुड से आप रिवाइज करने के बाद ही इन क्वेश्चंस की क्लासेस को देखना. ओके, आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटिंग टू ऑडिट. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एसे नंबर 230 चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट आई वुड से अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सीए सोनाली हैज कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. ऑडिटर ऑडिट कर रहा था किसी लिस्टेड कंपनी की और वो अपनी ऑडिट को खत्म कर चुकी है. देयर आफ्टर उसने अपनी रिपोर्ट को इशू किया है. रिपोर्ट के ऊपर डेट क्या है? 15 जुलाई 2023 की. क्वेश्चन आगे आपको बताता है हाउएवर, मतलब ऑडिट खत्म कर चुकी है वो अपनी रिपोर्ट को इशू भी कर चुकी है लेकिन अभी तक ऑडिट वर्किंग पेपर्स including record of discussion with the management, details of audit procedure which are performed in order to obtain audit evidences and conclusion reached by her have not been properly assembled. लेकिन अभी तक ऑडिटर ने अपनी ऑडिट फाइल को असेंबल नहीं किया है, अपने वर्किंग पेपर्स को एक फाइल के अंदर असेंबल नहीं किया है. जिन वर्किंग पेपर्स के अंदर रिकॉर्ड्स है उन डिस्कशन का जो डिस्कशन ऑडिटर ने करी है मैनेजमेंट के साथ, उन ऑडिट प्रोसीजर का जिन ऑडिट प्रोसीजर को ऑडिटर ने परफॉर्म किया है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस एंड जिन ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे ऑडिटर किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है. तो ऑडिटर को जो रिक्वायरमेंट उसके ऊपर लगाता है ऐसे नंबर 230, इनफैक्ट इसी पॉइंट को हमने पढ़ा था अंडर एसक्यूसी नंबर 1. ये रिक्वायरमेंट क्या थी कि ऑडिटर को 60 डेज के अंदर, 60 डेज आपको कहां से देखने हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. इतने टाइम के अंदर अपने ऑडिट फाइल को असेंबल कर लेना चाहिए लेकिन ऑडिटर ने अभी तक असेंबली नहीं करी है. टाइम कितना हो चुका है? मोर देन 6 मंथ हैव elapsed आफ्टर द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है और अभी तक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को, अपनी वर्किंग पेपर्स को एक फाइल के अंदर असेंबल नहीं किया है. तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि क्या ये ऑडिटर का अप्रोच एप्रोप्रिएट है यहां पे या नहीं? ऑब्वियसली एप्रोप्रिएट नहीं है बिकॉज इट इज नॉट इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एसक्यूसी नंबर 1 एंड एसे नंबर 230 जो हमने पढ़ा है. ठीक है, क्वेश्चन आगे कहता है सब्सिक्वेंटली, बाद में क्या होता है? शी हैज रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द रेगुलेटर. उसको लेटर मिलता है किसी रेगुलेटर से. मोस्टली जो रेगुलेटर आपको लेटर भेजता है वो होता है नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, राइट, इन कनेक्शंस विद द ऑडिट ऑफ अ कंपनी रिक्वेस्टिंग हर टू शेयर द कॉपी ऑफ ऑडिट फाइल. तो ये रेगुलेटर, ये जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये आपके ऑडिटर से उसकी कॉपी मांग रहा है ऑडिट फाइल की. द लेटर वॉज वोकन हर अप फ्रॉम डीप स्लम्बर. कहता है कि जैसे उसको लेटर मिलता है वो सो के जागती है. शी हरिडली असेंबल्ड ऑडिट फाइल, और उसने फटाफट अपनी ऑडिट फाइल को असेंबल कर लिया एंड इंसर्टेड सम मोर पेपर्स विच वर नेसेसरी. और ऑडिट खत्म होने के बाद में मैं क्या कह रही हूं, ऑडिट खत्म होने के बाद में उसने कुछ और वर्किंग पेपर्स बनाए हैं. However, she put current date on these inserted paper. और जो उसने फाइल के अंदर वर्किंग पेपर्स बनाए और इंक्लूड किए उसके ऊपर उसने डेट कब की डाल दी है? करंट डेट डाली जिस डेट पे वो बना रही है अपने वर्किंग पेपर्स. एंड कॉपी ऑफ द ऑडिट फाइल वो सेंड टू रेगुलेटर, और उसने रेगुलेटर को अपनी इस ऑडिट फाइल की कॉपी को सेंड कर दिया. आपको डिस्कस करना है कि क्या इशू यहाँ पे इन्वॉल्व है इन कंटेक्स्ट विद द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ये जो लास्ट में रेड में लिखा हुआ है ये आपकी कॉपी पेस्ट होना आपकी मतलब बुक के अंदर मिस हो गया, तो आप इसको यहाँ पे पॉज करके एक बार मुझे लिख सकते हो. मैं ये इरेज कर देती हूँ. ठीक है,
ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अगर आपको नहीं भी लिखना है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर अभी एग्जाम से आपके इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप इसको लिखो। बट एक आप पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि बेसिकली हो क्या रहा है, बाद में ऑडिटर ने अपनी जब वो फाइल बना रही है उस फाइल के अंदर कुछ वर्किंग पेपर्स को इंक्लूड किया है, जिसके ऊपर डेट उसने क्या डाली है, आज की डाली है। ये एक इशू है जो ऊपर कवर्ड नहीं है। आपको ये बताना है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको डिस्कस करना है कि बताओ कि क्या इशू यहाँ पे इन्वॉल्व है एज पर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 230। तो सबसे पहला इशू क्या इन्वॉल्व है कि ऑडिटर के ऊपर एसए नंबर 230 ने रिक्वायरमेंट लगाई है। इनफैक्ट एसक्यूसी नंबर 1 भी यही कहता है, ऑडिटर को अपनी ऑडिट वर्किंग पेपर्स को असेंबल कर लेना चाहिए इन ऑडिट फाइल कितने टाइम के अंदर, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, उसने अभी तक अपनी ऑडिट फाइल को असेंबल नहीं किया है। तो अगर ऑडिटर ऐसे काम कर रहा है मतलब वो क्वालिटी को इंश्योर करते हुए काम नहीं कर रहा है, ऐसा एसक्यूसी नंबर 1 कहता है। दूसरा इशू क्या है, जैसे ही उसके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी से एक लेटर आता है और वो रेगुलेटर उससे क्या मांग रहा है कि आप मुझे कॉपी शेयर करो अपनी ऑडिट फाइल की, उसके पास ऑडिट फाइल थी नहीं तो उसने फटाफट क्या किया, अपनी ऑडिट फाइल को बना दिया। तो ऑडिट फाइल को वो कब बना रही, 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है उसके बाद। तो दिस इज नॉट इन लाइन विद एसए नंबर 230। इसके साथ साथ उसने एक गलती और क्या करी, उसने अपने वर्किंग पेपर्स जो ऑडिट फाइल में इंक्लूड करे हैं उन वर्किंग पेपर्स के अंदर उसने कुछ और वर्किंग पेपर्स ऐड किए हैं और उसके ऊपर डेट डाली है करंट डेट, मतलब जिस डेट पे वो ऐड करे अपने वर्किंग पेपर्स को। ये भी एसए नंबर 230 के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि एसए नंबर 230 कहता है कि ऑडिटर जैसे जैसे अपना काम करता जाएगा, जैसे जैसे अपने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करता जाएगा, उसको वैसे वैसे अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स बनाते जाना है। ये जो रिक्वायरमेंट है कि 60 दिन कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये रिक्वायरमेंट असेंबली के लिए है, ऑडिट फाइल की असेंबली के लिए टाइम पीरियड है। लेकिन ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर्स कैसे बनाता जाएगा, जैसे जैसे वो काम करता जाएगा। तो वो बाद में जाके कोई भी आप एडिशनल वर्किंग पेपर्स अपनी फाइल में ऐड नहीं कर सकते। हमने कुछ एक्सेप्शंस देखी थी कि क्या किस किस टाइप के आप चेंजेस कर सकते हो, तो उनके अलावा एनी अदर न्यू, अगर मैं कहती हूं कोई न्यू डॉक्यूमेंटेशन फाइल के अंदर ऐड नहीं किया जा सकता। और इसके ऊपर भी उसने एक और गलती करी, उन वर्किंग पेपर्स के ऊपर वो जो डेट डाल रही है वो करंट डेट है। सो ऑल दिस थिंग्स व्हिच इज डन बाय योर सीए सोनाली इज नॉट इन लाइन विद एसए नंबर 230 एंड एसक्यूसी नंबर 1। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो आंसर में लिखा क्या हुआ है, कहता है एन एप्रोप्रिएट टाइम लाइन विद इन विच टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल इज ऑर्डिनरली नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऐसा कौन कहता है, ये हमने एसक्यूसी नंबर 1 में भी पढ़ा है अंडर द कंसेप्ट ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, एंड एसए नंबर 230 के अंदर भी इसको कवर किया है कि ऑडिटर को कितने टाइम के अंदर, कितने मैक्सिमम टाइम पीरियड के अंदर अपनी ऑडिट फाइल को असेंबल कर लेना चाहिए। वो है आपका नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि प्रिपेयरिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस। ऑडिटर जब अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को टाइमली बेसिस पे बनाता है, ये ऑडिटर को हेल्प करता है टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, राइट। एंड ऑडिटर को हेल्प करता है टू effectively review and evaluate the audit evidences which are being obtained by the auditor, ताकि वो रिव्यू कर सके उन ऑडिट एविडेंसेस का, उन जो भी उसने काम किया उसका प्रॉपर रिव्यू कर सके, उन ऑडिट एविडेंसेस को वो इवेल्युएट कर सके जो उसने कलेक्ट करे बाय परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर, एंड उनके बेसिस पे वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड, राइट। फिर आगे एसए नंबर 230 ने ये भी बोला हुआ है क्या, कि डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर जो प्रिपेयर कर रहा है आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड, मतलब आप काम खत्म कर चुके हो उसके बाद अगर ऑडिटर कोई वर्किंग पेपर्स बना रहा है तो वो लेस एक्यूरेट होते हैं एज कंपेयर टू डॉक्यूमेंटेशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम व्हेन अ वर्क इज परफॉर्म्ड। रिक्वायरमेंट कहते हैं ऐसे नंबर 230 की कि जैसे जैसे ऑडिटर अपने काम को करता जाएगा वैसे वैसे उसको अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स को भी बनाते जाना है, राइट। कहता है इस गिवन सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस गिवन सिनेरियो में 6 महीने से ज्यादा का टाइम पास हो चुका है, अभी तक ऑडिटर ने अपनी ऑडिट फाइल को असेंबल नहीं किया है। बिसाइड्स इसके साथ साथ उसने शी हैज पुट सम ऑफ द वर्किंग पेपर्स इन द फाइल विद द करंट डेट व्हिच इज नॉट परमिसिबल एट ऑल। ऐसे नंबर 230 में हमने इसको पढ़ा था, आप नए वर्किंग पेपर्स, एक बार आपने ऑडिट को खत्म कर लिया, कोई नया वर्किंग पेपर्स अपनी फाइल में ऐड नहीं कर सकते। सो ये भी ऐसे नंबर 230 के अकॉर्डिंग नहीं है। कंक्लूजन क्या निकली यहाँ पे, जो फैक्ट स्टेटेड है इन दिस गिवन सिचुएशन, ये शो करता है ऑन द पार्ट
ऑफ ऑडिटर कि जो उसने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करी है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसने काम खत्म करने के बाद प्रिपेयर की है। देयरफॉर ये क्वेश्चन मार्क डाल रहा है ओवर द क्वालिटी ऑफ ऑडिट कि मतलब आपने जो काम किया है, आपने जो ऑडिट को परफॉर्म किया है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं किया है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो पॉइंट लिखे हुए आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, लेकिन इससे बेटर भी एक वे है जिस वे से इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन हो सकती है। वो बेटर वे क्या है, आप सबसे पहले बताओ ऐसे नंबर 230 के अकॉर्डिंग ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। फिर आप आंसर में क्या लिखोगे, फिर आप आंसर के अंदर एसक्यूसी नंबर 1 को भी मेंशन कर सकते हो, इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट को। देयर आफ्टर आप एसक्यूसी नंबर 1 मेंशन करते हुए, इनफैक्ट एसक्यूसी नंबर 1/ ऐसे नंबर 230 मेंशन करते हुए ये जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है क्या कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट फाइल को असेंबल कर लेना है इन अ पीरियड विच इज नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, आप उसको मेंशन करोगे। इसके बाद एक और आप रिक्वायरमेंट लिखोगे ऐसे नंबर 230 की। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर्स को बनाता जाता है जैसे जैसे वो ऑडिट को करता जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो प्रिपेयर कर रहा है आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज बीन परफॉर्म, वो उसको लेस एक्यूरेट एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आप लिखोगे गिवन सिचुएशन में क्या हो रहा है। गिवन सिचुएशन में आपको कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देना है। देयर आफ्टर आप कंक्लूजन लिखोगे कि यहां पे ऑडिटर जो अपनी ऑडिट को परफॉर्म कर रहा है दैट इज नॉट in line with the requirement of SA number 230 and SQC number 1. Therefore, we can conclude that the way audit has been conducted by the auditor is putting a question mark on the quality of audit. तो ये ज्यादा बेटर वे होगी प्रेजेंट करने की। ये इंस्टीट्यूट का आंसर है। यहां पे तुम अगर स्टैंडर्ड की रेफरेंस दे दे के अपना आंसर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा आंसर तुम्हारा लगेगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी, ऑडिटर ऑडिट करा किसी कंपनी की और उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट करते वक्त एन इशू अराउज रिलेटिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स रिस्ट्रक्चर्ड लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक। तो आपकी कंपनी ने लोन लिया होगा किसी बैंक से और बाद में उस लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करवाई है। ठीक है, और इस रीस्ट्रक्चर्ड लोन के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर कोई इशू अराइज हुआ है। मान लेते हैं इशू क्या है कि मैनेजमेंट जिस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ऑडिटर को उससे प्रॉब्लम है, मतलब कोई तो इशू अराइज हो रहा है इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन आगे कहता है दिस इंपॉर्टेंट मैटर वाज डिस्कस्ड विद द CFO ऑफ द कंपनी। ऑडिटर ने इस मैटर की डिस्कशन करी। इंपॉर्टेंट मैटर है मतलब सिग्निफिकेंट मैटर है जिसकी डिस्कशन ऑडिटर ने करी विद द मैनेजमेंट TCWG एंड वाज प्रॉपर्ली रिजॉल्व्ड, और बाद में जाकर ये रिजॉल्व भी हो गया। Is it necessary for the auditor to include this matter in its working paper? क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्योंकि ये मैटर एक सिग्निफिकेंट मैटर था, ऑडिटर ने इस मैटर की कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को कर दी है, TCWG को कर दी है, लेकिन ये मैटर बाद में जाके रिजोल्व भी हो चुका है। तो रिजोल्व होने के बाद भी क्या एक सिग्निफिकेंट मैटर क्यों आपके ऑडिटर को अपनी वर्किंग पेपर्स के अंदर एज अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसको इंक्लूड करना चाहिए या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? तो आंसर है डेफिनेटली ऑडिटर को इसको अपनी वर्किंग पेपर्स मतलब अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाना चाहिए। राइट, तो कहते हैं ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशंस ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स जो उसने करी है विद द मैनेजमेंट। अगर आप जाके देखोगे ना एग्जांपल्स ऑफ दोज मैटर्स जिसको ऑडिटर इंक्लूड करता है, अपना हिस्सा बनाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, उसके अंदर ये भी एक मैटर होता है जो भी डिस्कशन ऑडिटर ने करी है सिग्निफिकेंट मैटर्स की विद द मैनेजमेंट विद द TCWG। तो यहां पे ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा जो भी उसने डिस्कशन करी है सिग्निफिकेंट मैटर्स की विद द मैनेजमेंट TCWG एंड अदर्स, इंक्लूडिंग कि किस नेचर का वो सिग्निफिकेंट मैटर था, मतलब वो बताएगा कि प्रॉब्लम क्या थी इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर, उसको भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेगा। So the nature of the significant matter discussed and when and with whom the discussion took place. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में वो ये भी इंक्लूड करेगा कि किसके साथ उसने इस डिस्कशन को किया, राइट, एंड कब इस डिस्कशन को किया। इन दिस गिवन केस क्या हो रहा है, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे, फिर आप कंक्लूजन बताओगे। कहता है ऑल्दो बाद में जाके इशू रिजोल्व हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ऑडिटर को इंटरेस्ट कॉस्ट की प्रेजेंटेशन या जो भी इशू था दैट इशू हैज बीन रिजोल्व्ड, still it is necessary to document the same by including details of the person with whom discussion took place and when the discussion took place। फिर भी ऑडिटर के लिए कंपलसरी है कि वो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इस सिग्निफिकेंट मैटर को इंक्लूड करेगा जिस मैटर के रिलेशन में ऑडिटर ने डिस्कशन करी है विद द मैनेजमेंट एंड TCWG। वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये भी इंक्लूड करेगा कि कब ये डिस्कशन हुई और किसके साथ ये डिस्कशन हुई।
व्हेन डिस्कशन टुक प्लेस एंड विद whom डिस्कशन टुक प्लेस, ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब इसको लिखोगे कैसे, वही सबसे पहले ऐसे नंबर 230 लिखना, उसका नाम लिखना, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है ये लिखना, राइट। फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्या कि ऑडिटर को कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो जो हमने आपके ऐसे नंबर 230 में पढ़े। देयर आफ्टर आप यहाँ पे जो आपकी गिवन सिनेरियो है आप उसको लिखोगे, ये जो कंक्लूजन यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट करोगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है डिफाइन करो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ही सिंपल है, ऐसे नंबर 230 में सबसे पहली चीज जो हमने समझी थी वो क्या थी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब, एंड आपको कुछ एग्जांपल्स देनी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे के स्टार्टिंग में जाओगे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ऐसे नंबर 230 कैसे डिफाइन करता है टर्म्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, तो ऐसे नंबर 230 कहता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड है किस चीज का, रिकॉर्ड है कि आपके ऑडिटर ने क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, ये रिकॉर्ड है कि उन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर को क्या ऑडिट एविडेंसेस मिले, एंड उन ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे ऑडिटर किन कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा। मतलब जो भी उसने काम किया, जो भी हमारा ऑडिट फ्लो था, उसके रिकॉर्ड को तुम कहते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि कुछ एग्जांपल बता दो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो ऑडिटर जब अपनी ऑडिट को कंडक्ट करता है, कंडक्ट करते वक्त ऑडिटर अपने प्रोग्राम को बनाता है। इसको हमने कहां पे पढ़ा है, ऐसे नंबर 300। ये भी हमने देखा था कि ऑडिटर जो भी प्रोग्राम बना रहा है, जो भी उसकी स्ट्रेटेजी है, उसको डॉक्यूमेंट करनी है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल आ गया कि किन किन चीजों को ऑडिटर अपनी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाता है। तो अपने प्रोग्राम्स को बनाता है। फिर एनालिसिस, एनालिसिस मतलब क्या, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वहां से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर को जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं उनका वो एनालिसिस तो करता है, या कोई भी फॉर एग्जांपल उसने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी से जो रिस्पॉन्स आया उसका एनालिसिस करता है। तो जो भी ऑडिटर एनालिसिस कर रहा है वो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगा। जैसे कि ऐसे नंबर 570 कहता है कि ऑडिटर को देखना है कि मैनेजमेंट ने जो अपनी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ऑडिटर ने भी तो अपने एंड पे असेसमेंट करी होगी, तो उसको भी ऑडिटर अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाएगा। तो जो भी उसने एनालिसिस करे वो भी उसके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेंगे। इश्यूज मेमोरेंडा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसको जो भी आपके इश्यूज मिल रहे हैं उनकी डिस्कशन कर रहा है वो मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ, तो जो वो मेमोरेंडा बना रहा है वो भी उसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगा। जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स उसको मिले, अभी आपने एक ऊपर एग्जांपल देखा, तो वो सिग्निफिकेंट मैटर्स की समरी भी वो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेगा। लेटर ऑफ कंफर्मेशन, ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अपने डेटर्स को या अपने मतलब अपने डेटर्स को नहीं, अपनी जो क्लाइंट के डेटर्स हैं या जो क्लाइंट के क्रेडिटर्स हैं उनको कंफर्मेशन भेजता है एज पर ऐसे नंबर 505। तो जो उसने कंफर्मेशन भेजी उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन में वो रखेगा। रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर मैनेजमेंट से WR लेता है एज पर ऐसे नंबर 580, तो रिप्रेजेंटेशंस भी वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन में रखेगा। चेकलिस्ट, हमने पढ़ा था इसको आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि ऑडिटर अपनी चेकलिस्ट बनाता है फॉर द इवैल्यूएशंस ऑफ द कंट्रोल, उसको भी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाएगा। एंड जो भी कोरेस्पोंडेंस वो कर रहा है, जो भी वो कम्युनिकेशन कर रहा है, इंक्लूडिंग जो कम्युनिकेशन ऑडिटर ईमेल के थ्रू कर रहा है, उसको भी वो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाएगा। जो भी उसने कोरेस्पोंडेंस करी, कम्युनिकेशन करी विद रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंट मैटर। अगर आपको याद हो ऐसे नंबर 501 जब हमने क्वेश्चन कवर किए थे, वहां पे हमने क्या देखा था कि एक रिक्वायरमेंट थी कि आपका ऑडिटर को अगर सही लगता है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ। तो जब उसने कम्युनिकेशन करी होगी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ, तो फिर वहां पे जो उसने लेटर भेजा उस लेटर को भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में वो रखेगा। तो इन शॉर्ट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर जिन जिन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है, जो जो काम वो कर रहा है, उन सारे काम को वो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में रखता जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है अ न्यू टीम मेंबर ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ द एक्सट्रीमली वाइब्रेंट लिमिटेड वाज ऑफ द व्यू दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट हेल्प इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एनी कंपनी। आपका अभी अभी एक नया मेंबर आया है ऑफ द ऑडिटर ऑफ एक्सट्रीमली नया टीम मेंबर आया है आपकी टीम का, इंगेजमेंट टीम का, और आप ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी की जिसका नाम है एक्सट्रीमली वाइब्रेंट लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है। और वो इंगेजमेंट टीम मेंबर को लगता है कि देखो जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर बनाता है ना, वो प्लानिंग में हेल्प नहीं करता। एक्सप्लेन करना है वेदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कोई रिश्ता है प्लानिंग के साथ या नहीं। डेफिनेटली रिश्ता है, डेफिनेटली रिश्ता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग परफॉर्मेंस दोनों में हेल्प करता है, राइट। अब आप एक लाइन में अगर आंसर लिखोगे तो क्या ये चल जाएगा? आंसर इज नो। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कैसे? सबसे पहले वही
एज पर ऐसे नंबर 230 दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आप डिफाइन करो कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, राइट। देयर आफ्टर पर्पस आप बताओगे, यहाँ पे पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बुक में लेकर आ रही हूं एक बार, ठीक है। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये हमने आपका कंसेप्ट पढ़ा था। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सबसे पहली पर्पस क्या है, ये असिस्ट करता है इंगेजमेंट टीम को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लानिंग करने में एंड परफॉर्म करने में ऑफ द ऑडिट। तो यहां पे जो इंगेजमेंट टीम मेंबर की ये कंटेंशन है, ये उसका बिलीफ है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग में हेल्प नहीं करता, ये गलत है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इन पर्पस को लिख सकते हो। देयर आफ्टर आप लिखोगे कि गिवन सिचुएशन में ये कंटेंशन गलत है बिकॉज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ कंपनी इन प्रॉपर मैनर एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस दैट इज कंडक्टिंग द ऑडिट इन मोर इफेक्टिव वे। तो ये आपका कंक्लूजन है। तो ये जो एक लाइन लिखी हुई है कंक्लूजन की लाइन है। अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो फिर पहले आपको पर्पस बतानी पड़ेगी, ये सारी समझ में आया। ऐसे नंबर 230 के अकॉर्डिंग आप मीनिंग बताओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, पर्पस लिखो, फिर लिखो गिवन सिनेरियो में क्या हो रहा है, फिर ये कंक्लूजन लिख दोगे। समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। While auditing the books of accounts of a very careful limited for the financial year 2023-24, आप ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी का जिसका नाम है वेरी केयरफुल लिमिटेड, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2023-2024 के लिए। During the course of audit, a team member of the auditor of a very careful limited was of the view that with regard to audit of the company, no relationship exists between the audit file and audit documentation. राइट तो एक एंगेजमेंट टीम के मेंबर को लगता है कि देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट फाइल के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। क्या ये कंटेंशन सही है? डेफिनेटली कंटेंशन सही नहीं है। आपको ये बताना है रिश्ता क्या है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे? रिश्ता तो हमने अभी ऊपर देखा ही है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट सेट भी करता है। आपका ऐसे नंबर 230 क्या कि ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर्स को अरेंज करता जाएगा ऑडिट फाइल के अंदर, तो उसको मेंटेन करनी है अपनी ऑडिट फाइल। तो डेफिनेटली देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट फाइल एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, राइट। आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे? आप सबसे पहले बताओगे एज पर ऐसे नंबर 230 मीनिंग क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, फिर आप ये बताओगे हमने जो ऐसे नंबर 230 में पढ़ा है ऑडिट फाइल का मतलब, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है ऑडिट फाइल को आप कैसे डिफाइन करोगे? ऑडिट फाइल में भी डिफाइंड एज वन और मोर ऑफ द फोल्डर्स। ऑडिट फाइल का सिंपल सा मतलब होता है जहां पर तुम्हारा ऑडिटर अपनी वर्किंग पेपर्स को मेंटेन कर रहा है एक जगह पे। अब वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकता है, राइट, फॉर्म्स ऑफ फोल्डर, तो आप अपने लैपटॉप पे फोल्डर बना सकते हो। तो कहते हैं ऑडिट फाइल में भी डिफाइंड एज वन और मोर ऑफ द फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया, या कहीं और तुम किसी मीडिया में इसको स्टोर कर रहे हो, मान लो क्लाउड पे तुम इसको स्टोर कर रहे हो तो वो भी तुम्हारी वर्किंग फाइल बनेगी। तुम इसको फिजिकल फॉर्म में सेव कर सकते हो, मतलब फिजिकल फाइल की फॉर्म में वर्किंग पेपर सेव कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तुम इसको सेव कर सकते हो। इसके अंदर होता क्या है? इट कंटेन्स द रिकॉर्ड दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सिंपल सी बात है, तुमने जो काम किया, जो तुमने काम करते वक्त अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाए, जो वर्किंग पेपर्स बनाए, जहां पे ऑडिटर इन वर्किंग पेपर्स को सेव कर रहा है उसको तुम ऑडिट फाइल कहते हो, राइट। ऑडिटर शेल, ये मैंडेटरी है कि उसको असेंबल करनी पड़ती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट फाइल। ये किसने बोला? ऐसे नंबर 230 ने बोला। तुम यहाँ पे टाइम भी बता सकते हो, राइट। एंड कंप्लीट करनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग दी ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस, और वो टाइम कितना है? क्वेश्चन नंबर 1 में अभी देखा 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है 230 के अकॉर्डिंग। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब बताओ, ऑडिट फाइल का मतलब बताओ। जो ऐसे नंबर 230 रिक्वायरमेंट लगाता है विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशंस ऑफ ऑडिट फाइल, वो कंसेप्ट लिखो कि 60 दिन के अंदर आपको ये बनानी पड़ती है, ये रिक्वायरमेंट है। देयर आफ्टर आप इन 2 पॉइंट्स को लिखोगे, ऐसे आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है अ डायरेक्टर ऑफ अ वेरी डिफरेंट लिमिटेड, आपका कोई डायरेक्टर है इस कंपनी का जिसका नाम है वेरी डिफरेंट लिमिटेड, वाज ऑफ द व्यू दैट, तो ये आपकी कंपनी की मैनेजमेंट का व्यू है, दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ कंपनी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। गलत व्यू है। हम पढ़ चुके हैं ऐसे नंबर 230 में कि देखो ऑडिटर की प्रॉपर्टी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसकी ओनरशिप है। कमेंट करना है कि क्या ये डायरेक्टर की कंटेंशन सही है या गलत है। तो डेफिनेटली ये कंटेंशन क्या है? इट इज रॉन्ग कंटेंशन, ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि ऑडिट वर्किंग पेपर्स किसकी प्रॉपर्टी होते हैं, किसकी ओनरशिप होते हैं? ये होते हैं ऑडिटर की ओनरशिप। यही लिखा हुआ है। आप इस एक लाइन में तो इसको नहीं लिख सकते। हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है आपके
चैप्टर के अंदर, दैट इज ओनरशिप ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उस कंसेप्ट के पॉइंट आपको लिखने हैं, और उस कंसेप्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी ओनरशिप है, ऑडिटर की ओनरशिप है। ऑडिटर चाहे तो एट हिज ओन डिस्क्रिएशन, अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी है, वो एक्सट्रैक्ट दे सकता है उस ऑडिट फाइल से, वो कॉपी बना के दे सकता है उस ऑडिट फाइल से अपने डॉक्यूमेंटेशन की टू द क्लाइंट, लेकिन कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी कंपनी की नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपके ऑडिटर की है। ये तो कंक्लूजन है, लेकिन आपको लिखना क्या है, ओनरशिप वाले पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर जब अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा एज पर एसए नंबर 230, किस फॉर्म में बनाएगा, उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट क्या होंगे, किस एक्सटेंट तक उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि आपकी एंटिटी का साइज कितना है, आपकी एंटिटी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, किस नेचर के ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे हैं। आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये भी तुम्हारे चैप्टर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखो, इसने सबसे पहले कुछ फैक्टर्स तो इसने खुद ही बता दिए, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्वेश्चन के अंदर। इसके अलावा तुम्हें कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले तुम बताओ एज पर एसए नंबर 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि जब भी वो ऑडिट को कंडक्ट करेगा किसी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो ऑडिटर को प्रॉपर वर्किंग पेपर्स बनाते जाने हैं, उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करते जाना है। फिर नीचे दिए हुए हैं आपके वो फैक्टर्स जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि ऑडिटर किस फॉर्म में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट क्या होंगे और किस एक्सटेंट तक ऑडिटर को अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आपकी साइज क्या है, एंटिटी का कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, जितना बड़ा साइज जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको बनानी पड़ेगी। दूसरा, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, जिनको ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है, किस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर, तो यहां पे ऑडिटर रेशियोज कैलकुलेट करता है, डाटा उसको चाहिए होता है बहुत सारा ताकि वो ट्रेंड को एस्टैब्लिश कर सके। तो ऑडिटर यहां पे डॉक्यूमेंटेशन जब करेगा तो इन सारे डाटा को भी अपनी फाइल में उसको रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में जाके वो कैसे एस्टैब्लिश कर पाएगा कि देखो मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे परफॉर्म किया था और इस ट्रेंड के बेसिस पे मुझे लगता है कि रिस्क ज्यादा था। समझ रहे हो। तो कहता है किस टाइप का ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, किस नेचर की उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। फिर कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तुमने कितना आइडेंटिफाई किया किस एरिया में, जितना ज्यादा रिस्क है फिर वहां पे डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। फिर कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद जब अपने ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहा है, उन ऑडिट एविडेंसेस की सिग्निफिकेंस क्या है, रेलिवेंस क्या है ऑडिट के लिए, रेलिवेंस क्या है ऑडिटर के ओपिनियन के लिए। तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एविडेंस होगा उतनी ही ज्यादा उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो कहता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है किस टाइप की उसको डेविएशंस मिल रही है, किस एक्सटेंट तक उसको डेविएशन मिल रही है, अकॉर्डिंगली उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस फॉर अ कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटरमिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड और ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। कहता है कि अगर ऑडिटर जब अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर कर रहा है, एक सेकंड रुकना, ओके हाँ, जब अगर आपका ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जब वो प्रिपेयर कर रहा है तो आप मुझे बताओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑडिटर किन चीजों को इंक्लूड करता है कि आपके ऑडिटर ने क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, वहां से उसको क्या ऑडिट एविडेंसेस मिले और उन ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे ऑडिटर किन कंक्लूजन्स पे पहुंचा। तो ऑडिटर के पास जो एविडेंसेस हाथ में हैं, अगर वो ऑडिट एविडेंसेस इनफ नहीं है ताकि वो एक सफिशिएंट बेस बन सके जिसके बेसिस पे ऑडिटर किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके, तो फिर ऑडिटर को ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, ज्यादा उसको एविडेंसेस अपनी फाइल में इंक्लूड करने पड़ेंगे ताकि उसको एक बेस मिल सके फॉर रीचिंग एट अ कंक्लूजन। ये लिखा हुआ है, कहता है द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और बेसिस फॉर अ कंक्लूजन, जिस बेसिस पे ऑडिटर किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा है अगर वो इजिली डिटर्मिनेबल नहीं है फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क विच इज बीइंग परफॉर्म्ड,
और एविडेंसेस विच आर बीइंग ऑब्टेन्ड, सो अकॉर्डिंगली वहां पे डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फिर कहता है आपका ऑडिटर अपनी ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए किन मेथड्स का यूज कर रहा है, किन ऑडिट टूल्स का यूज कर रहा है, उससे भी अफेक्ट होती है कि किस नेचर की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर परफॉर्म करेगा, मेंटेन करेगा, और किस एक्सटेंट तक उसको अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना है। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट क्या होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, विच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द, विच इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द ऑडिटर। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी में फैसिलिटेट, ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ा है आपका, कंप्लीशन मेमोरेंडम इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी ऑल्सो नोन एज द कंप्लीशन मेमोरेंडम। कहता है कि कंप्लीशन मेमोरेंडम फैसिलिटेट्स द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यूज एंड इंस्पेक्शंस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। एक्सप्लेन, क्या ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ये लाइन सही है या गलत है? तो डेफिनेटली ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपका ऑडिटर किसी लार्ज एंटिटी की ऑडिट कर रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स एंटिटी की ऑडिट कर रहा है, अभी आपने ऊपर देखा कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा होगी। अगर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी ज्यादा है तो जितनी ज्यादा ऑडिटर की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगी, एंड हमने ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन में, पहले या दूसरे क्वेश्चन में देखा था क्या कि ऑडिटर अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को यूज करते हैं अपने किए हुए काम का रिव्यू करने के लिए, राइट, और इसके साथ साथ जो भी एविडेंसेस उसको मिले उन एविडेंसेस की इवैल्यूएशन करने के लिए और किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। तो कहता है कि अगर कोई एंटिटी जिसका साइज बड़ा है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो वहां पे अगर ऑडिटर अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी बना ले, ऑल्सो नोन एज द कंप्लीशन मेमोरेंडम, तो ये ऑडिटर को हेल्प करेगी कि वो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वे से रिव्यू कर पाएगा, इंस्पेक्शन कर पाएगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। तो क्या ये जो लाइन लिखी हुई ये लाइन बिल्कुल सही है? आंसर इज यस। तो रिव्यू में भी हेल्प करता है, और इनफैक्ट अगर कोई आपकी एक्सटर्नल रेगुलेटरी अथॉरिटी इंस्पेक्शन करती है आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का बाद में जाके, जैसे कि नफरा अभी क्वेश्चन में आपसे ऑडिट फाइल मंगवा रही थी, तो यहाँ पे वो समरी भी मंगवा सकती, तो उनको भी हेल्प करती है इंस्पेक्शन करने में, राइट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे कैसे? सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा एज पर एसए नंबर 230 होता क्या है ये कंप्लीशन मेमोरेंडम। ठीक है, तो एज पर एसए नंबर 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इट डिफाइंस द टर्म एज द, अच्छा ये सबसे पहले इसने मीनिंग बताया हुआ है कि आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मींस द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर व्हिच इज बीइंग परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंसेस व्हिच आर बीइंग ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर एंड कंक्लूजन व्हिच इज रीच्ड बाय द ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोसीजर, these evidences, so that is known as the audit documentation। तो सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग लिखोगे, देयर आफ्टर जो हमने कंप्लीशन मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा है आपके ऐसे के अंदर, आपको वो लिखना है। तो कहते हैं अकॉर्डिंगली ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी ऑल्सो नोन एज द कंप्लीशन मेमोरेंडम दैट डिस्क्राइब्स एज फॉलोज। कहते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर ने जो बनाई, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो उसने बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी होगी। ऑडिटर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है कि अगर वो उसकी एक समरी बना ले और उस समरी को आप बोलते हो कंप्लीशन मेमोरेंडम, और कंप्लीशन मेमोरेंडम के अंदर होता क्या है, कंप्लीशन मेमोरेंडम इंक्लूड्स द सिग्निफिकेंट मैटर्स व्हिच अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंड कैसे उनको एड्रेस किया गया। इससे होगा क्या, ये समरी हेल्प करती है, वही जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शंस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली मोस्टली फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। ये अगली लाइन भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट ऊपर वाली ही होके रखिए, आप इसको काट दो। कहते हैं इसके साथ साथ जब आपका ऑडिटर प्रिपेयर करता है इन समरी को, कंप्लीशन मेमोरेंडम को, तो ये ऑडिटर को हेल्प करती है इन द कंसिडरेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, क्योंकि आपने अभी देखा कि ऑडिटर अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स को यूज करता है फॉर द इवैल्यूएशंस ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस एंड रीचिंग एट अ कंक्लूजन। तो ऑडिटर के पास अगर समरी है, राइट, तो उस केस में ये समरी हेल्प करती है ऑडिटर को टू कंसिडर द सिग्निफिकेंट मैटर्स व्हिच हैव बीन अराइज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। It may also help the auditor to consider whether in the light of audit procedure performed, conclusion reached, there is any individual relevant essay का objective that the auditor has not met or is unable to meet that would prevent the auditor from achieving the overall objective। इस लाइन को समझाने के लिए आप मुझे सबसे पहले ये बताओ दोबारा से कि ऑडिटर अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंटेन क्या करता है। मैम ये क्वेश्चन आप बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि यही आपके पूरे स्टैंडर्ड का सार है, ये स्टैंडर्ड का क्रक्स है। ऑडिटर अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिकॉर्ड रखता है कि उसने क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, वहां से उसको क्या ऑडिट एविडेंसेस मिले और वो किन कंक्लूजन्स के ऊपर पहुंचा।
मतलब अगर मैं किसी ऑडिटर के ऑडिट वर्किंग पेपर्स को देखूं तो मुझे ये समझ में आ जाएगा इस ऑडिटर ने अपना काम कैसे किया। यही आप कह रहे हो? यस डेफिनेटली। ये अगर तीन चीजें अगर आप देख रहे हो तो तीन चीजें है क्या कि उसने क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, क्या उसको एविडेंसेस मिले, इनकी इवैल्यूएशन करने के बाद ऑडिटर किन कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा। तो अगर मैं किसी भी ऑडिटर की ऑडिट वर्किंग पेपर को देखती हूँ, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखती हूँ, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ऑडिटर ने अपने ऑडिट को कैसे परफॉर्म किया है। मतलब कि क्या उसने अपनी ऑडिट को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया है, जो रिक्वायरमेंट एसेस उसके ऊपर लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना काम किया या नहीं किया है। यस। और अगर कोई लार्ज एंटिटी है तो मैम वहां पे तो काम भी बहुत ज्यादा हुआ होगा, ऑडिट प्रोसीजर भी ऑडिटर ने ज्यादा परफॉर्म किए होंगे। तो अगर ऑडिटर उन अपने जब एविडेंसेस को वो देखने के लिए बैठ रहे हैं, जब वो इवेल्युएशन करने के लिए बैठ रहे हैं और उसके पास लार्ज डाटा है, लार्ज डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसके लिए शायद इवेल्युएशन करना इतना ईजी नहीं होगा, ये फाइंड आउट करना इतना ईजी नहीं होगा कि क्या काम एसेस के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। मतलब जो ऑब्जेक्टिव आपके एसेस सेट करते हैं ऑडिटर के ऊपर, क्या ऑडिटर ने उनका कंप्लायंस किया या वहां से डेविएट हुआ। लेकिन जब ऑडिटर अपने इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी बना लेता है, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मिले, राइट, उनको एक जगह पे वो लिख लेता है, जो भी उसकी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस थी, जो भी उसकी सिग्निफिकेंट मैटर्स की कम्युनिकेशन उसने टीसीडब्ल्यूजी को की, मैनेजमेंट को की, उनको वो एक जगह पे लिख लेता है। उसके बाद समरी होती है, तो ये समरी उसको रिव्यू करने में हेल्प करती है, राइट। और वो ये भी फाइंड आउट कर पाता है, क्या आप पढ़ो, क्या ये हेल्प करती है ऑडिटर को कंसिडर करने में कि इन द लाइट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो उसने परफॉर्म किए, ऑन द बेसिस ऑफ जो उसने प्रोसीजर परफॉर्म किए, जो भी कंक्लूजन के ऊपर ऑडिटर पहुंचा कि क्या जो आपके एसए के ऑब्जेक्टिव थे, क्या ऑडिटर ने उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया, जो रिक्वायरमेंट आपके एसए की थी, क्या उसको मीट किया और या वो उसको मीट नहीं कर पाया। और अगर वो उसको मीट नहीं कर पाया तो मतलब उसने डेविएट किया है आपके स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट से, तो क्या बिकॉज ऑफ दिस डेविएशन जो ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है एज पर एसए नंबर 200, क्या आपकी ये डेविएशन प्रिवेंट करी है ऑडिटर को फ्रॉम अचीविंग इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, कि उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी थी बट वो एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? तो ये भी वो फाइंड आउट कर सकता है फ्रॉम द समरी। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं, फोर बेनिफिट्स हैं ऑफ मेंटेनिंग द कंप्लीशन मेमोरेंडम, ऑफ मेंटेनिंग द समरी ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है डिस्कस करो एनी टू पर्पस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। टू पर्पस क्यों? हम सारी ही पर्पसेस डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपके बेनिफिट्स होते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने का, क्या आपके पर्पसेस हैं जिसको सर्व करता है ऑफ मेंटेनिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले अभी तो एक क्वेश्चन देकर भी आए, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असिस्ट करती है, हेल्प करती है इंगेजमेंट टीम को कि वो प्रॉपरली अपनी ऑडिट को प्लान करे और परफॉर्म कर पाए। तो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में ये हेल्प करती है। आप 300 की रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो। ये हेल्प करती है आपके इंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करने में, सुपरवाइज करने में ऑफ द ऑडिट वर्क एंड टू डिस्चार्ज द रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिव्यू वाला पॉइंट भी अभी बताया। देखो, काम कौन करते हैं? आपके जूनियर एसोसिएट। काम कौन करते हैं? आपके इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स। क्या उनको सारा काम आता है? नहीं। तो उनको बताता कौन है? उनका सीनियर। तो ये आपका जो सीनियर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डायरेक्शन देनी है, सुपरविजन देनी है, तो उन डायरेक्शन देने में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है। उनको सुपरवाइज करने में, जो काम उन्होंने किया, जो ऑडिट वर्क उन्होंने परफॉर्म किया, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसमें हेल्प करती है। एंड उनको काम को करने के बाद आपके सीनियर को उनके किए हुए काम का रिव्यू करना पड़ता है, तो रिव्यू में भी हेल्प करती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और इट एनेबल्स द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। अभी आपने ऊपर क्या देखा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आप प्रोग्राम की भी डॉक्यूमेंटेशन करते हो, एग्जांपल था ना। और आपने ऐसे नंबर 300 में क्या देखा था? ऑडिट प्रोग्राम हेल्प करता है इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसने क्या काम किया, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर आप बताते हो ना कि मिस्टर ए इन्वेंटरी को चेक करेगा, ये एंगेजमेंट टीम का मेंबर मिस्टर बी सेल्स को चेक करेगा। तो जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो कि कौन क्या काम कर रहा है, तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में भी हेल्प करती है। और इट हेल्प्स इन रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर फॉर कंटिन्यूअस सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट। आप आज ऑडिटर अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बना रहा है, ठीक है, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसने आज बना ली, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जो उसने आज डॉक्यूमेंट करे हैं जो आने वाले फ्यूचर ऑडिट के लिए भी रेलिवेंट होंगे। जैसे कि
आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो, जब हमने इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ा कि ऑडिटर हर साल अगर वो ऑडिट कर रहे हैं तो हर साल वो कंट्रोल की टेस्टिंग नहीं करता, राइट। तो कहता है कि जो कंट्रोल की टेस्टिंग अपने पिछले साल करी थी, ऑडिटर उस अंडरस्टैंडिंग को भी यूज कर सकता है कंट्रोल्स की अपनी नेक्स्ट ईयर की ऑडिट में। तो वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को वहां पे रेफर करेगा कि अच्छा लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी थी, किस टाइप के कंट्रोल्स है, क्या वो कंट्रोल्स की डिजाइनिंग इंप्लीमेंटेशन अच्छी है, क्या वो ऑपरेट हो रहे इफेक्टिवली है नहीं। तो जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो ये रिकॉर्ड, ये डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है ऑडिटर को उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में भी जो कॉन्टिन्यूअस सिग्निफिकेंस के होते हैं फॉर फ्यूचर ऑडिट्स एज वेल, जिनको ऑडिटर अपनी फ्यूचर ऑडिट्स में भी यूज कर सकता है। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है, एनेबल करती है कि आप अपनी ऑडिट को, अच्छा आप मुझे बताओ, आपने ऊपर एक सबसे पहला जब क्वेश्चन देखा वहां पे क्या आपने कंक्लूड किया था कि आप प्रॉपर ऑडिट फाइल को मेंटेन नहीं करा ऑडिटर, तो इसका मतलब ऑडिटर ने अपना काम क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं किया। बाद में नफरा आती है, मतलब एक रेगुलेटर ने आपके ऊपर नोटिस भेज दिया कि आप मुझे अपनी ऑडिट फाइल की कॉपी दो। नफरा आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करा सकती है, राइट। तो जब आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये एनेबल करता है टू कंडक्ट दीज इन्वेस्टिगेशन, दीज इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद SQC 1। और इनफैक्ट आपके इंस्टीट्यूट के भी पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बने हुए हैं, तो ये उनकी क्वालिटी रिव्यू को कंडक्ट करने में भी हेल्प करता है। क्यों? अभी नफरा जब तुम्हारी इंस्पेक्शन करी तो उसने तुमसे क्या मांगा? ऑडिट फाइल की कॉपी दे दो, तो इंस्पेक्शन में हेल्प करा ना आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। ऐसे ही जो इंस्टीट्यूट आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराता है ये जानने के लिए कि जब तुम अपनी इन एश्योरेंस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो या जो भी तुम्हारी ऑडिट की सर्विसेज है, क्या तुमने उसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग किया या नहीं किया, तो इसमें भी तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है। क्योंकि सी वो आके क्या चेक करेंगे कि तुमने काम कैसे किया, राइट, काम कैसे किया, ये उनको कैसे पता लगेगा? तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन से। फिर कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन एनेबल करती है टू कंडक्ट द एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लीगल, रेगुलेटरी और अदर रिक्वायरमेंट। अगर कोई और अथॉरिटी, एक्सटर्नल अथॉरिटी तुम्हारी इंस्पेक्शन कराना चाहती है तो उसको भी हेल्प करती है टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ इंस्पेक्शन, आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो बेनिफिट क्या आए? सबसे पहले आप देखो कि आपके इंगेजमेंट के लिए क्या बेनिफिट है, मतलब ऑडिट आप कर रहे हो, बीइंग एन ऑडिटर, आपके लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या बेनिफिट है। तो ये प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में हेल्प करती है। दूसरा, इंगेजमेंट टीम के लोगों को डायरेक्ट करने में, उनको सुपरवाइज करने में, राइट, उनके किए हुए काम के रिव्यू करने में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है। ये क्या हुए आपके पहले 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आज मैंने ऑडिट कर दी, मैंने कुछ मैटर्स को आज इवेलुएट कर लिया, ये मैटर्स मेरे लिए फ्यूचर ऑडिट के लिए भी रेलिवेंट रहने वाले हैं। सो उन मैटर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करते हैं, विच आर गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर द फ्यूचर ऑडिट्स एज वेल। चौथा कहते हैं इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, अच्छा ये ओके सॉरी, फिर तीसरा पॉइंट क्या था कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में ये हेल्प करती है, राइट। फिर लास्ट के 2 पॉइंट आपके इंस्पेक्शन की बात करें, लास्ट पॉइंट में एक्सटर्नल इंस्पेक्शन की बात हो रही है, और ऊपर वाले पॉइंट में आपका वो इंस्पेक्शन जो कोई आपका इंटरनल इंस्पेक्शन है, राइट, या आपका जो ICI इंस्पेक्शन करा रहा है, जिसको आप कहते हैं रिव्यू करा रहा है, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, उसको भी कंडक्ट करने में आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है। तो ये आपके पर्पसेस हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। अच्छा क्वेश्चन है, बेनिफिट बोलो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, पर्पसेस जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व करती है, वन एंड सेम मीनिंग। फिर आते हैं MCQ के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएटली सूटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आपको ये बताना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिलेशन में नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। सबसे पहले, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली एज द ऑडिट प्रोग्रेस। आगे तुम पढ़ो ही मत, अभी ऊपर देकर आया, ऑडिटर जैसे जैसे ऑडिट करता जाएगा वैसे वैसे उसको अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करते जाना है, यही तुम्हारा आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आगे पॉइंट्स लिखे हुए तुम पढ़ सकते हो, गलती है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें प्रिपेयर करनी 60 दिन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें प्रिपेयर नहीं करनी पड़ती, इस टाइम के अंदर तुम्हें अपनी ऑडिट फाइल को मेंटेन करना पड़ता है। ऑडिट फाइल के अंदर रिकॉर्ड होता है डॉक्यूमेंटेशन का,
एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर प्रिपेयर करता है जैसे जैसे वो ऑडिट को कंडक्ट करता जाता है, तो ये गलत है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को तुम्हें प्रिपेयर करना जब तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा रेगुलेटर, जैसे ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में मांग रहा था, अभी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया, वो गलत था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें प्रिपेयर करनी है 60 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, ये भी गलत है। तो पहला आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ये भी हम कवर कर चुके हैं, डिस्कस नहीं करूंगी। ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑडिटर की ओनरशिप है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है, ठीक है, किसकी ऑडिट कर रहा है, वो ऑडिट कर रहा है किसी एक कंपनी की जो इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, एंड ऑडिटर जब इस कंपनी की ऑडिट कर रहा है तो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बना रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है, नीचे हमने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आप मुझे बताओ कि जब ऑडिटर अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको ऑडिटर अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा नहीं बनाएगा, या कम चांसेस है कि वो हिस्सा बनाएगा इसको। मतलब कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इन चारों में से क्या चीज जनरली इंक्लूड नहीं होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी विच इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो आप मुझे फिर से बताओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आता क्या है, ऑडिटर ने क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, उनके बेसिस पे उसको क्या एविडेंसेस मिले और वहां से वो किस कंक्लूजन पे पहुंचा, ये इंक्लूड होता है। ठीक है, आप ऑडिट कर रहे हो इस गिवन सिनेरियो में किसी एक ऐसी कंपनी की जो मैन्युफैक्चर कर रही है और एक्सपोर्ट करती है गुड्स को। ओके, सो प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी आपने एक पर्पस देखी ना, पर्पस देखी क्या कि ऑडिटर अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उन मैटर्स को भी इंक्लूड करता है जो कॉन्टिन्यूस रेलिवेंस के होते हैं फ्यूचर ऑडिट्स के लिए। ऑडिटर अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कई बार प्रीवियस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इंक्लूड करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑडिट को करने के लिए, अपने ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए रेफर करता है प्रीवियस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जैसे कि अगर आपको याद हो एसए नंबर 510, राइट, वहां पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस। तो ओपनिंग बैलेंसेस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए या नहीं, या पिछले साल क्या था वो बैलेंस, ये देखने के लिए वो रेफर कर सकता है ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो क्या ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस फुलफिल करी? हाँ, मैंने करी। मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है जो मुझे कलेक्ट करने चाहिए थे विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस। प्रूफ करो। ये देखो, मैंने पिछले साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करी थी और मैंने यहाँ पे रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने नहीं करी थी पिछले साल ऑडिट, किसने करी थी? किसी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने करी थी, और ये उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको मैंने रेफर किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, और मैंने इसको अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाया। तो यस, ये इंक्लूड होती है आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। दूसरा, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ बेसिस प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट इन सपोर्ट ऑफ द गोइंग कंसर्न असम्पशन। ऑब्वियसली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर एसए नंबर 570 ये देखने की कि अगर कोई गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट अराइज हो रहा है, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी आपका इवेंट एग्जिस्ट करता है बिकॉज दैट इवेंट इज कास्टिंग अ सिग्निफिकेंट डाउट ओवर द एबिलिटी ऑफ योर एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो हमने ऐसे नंबर 570 में पढ़ा है कि ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछता है कि आप मुझे बताओ आपका सर्वाइवल का प्लान क्या है। तो मैनेजमेंट उसको प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट देती है और ऑडिटर इसकी वेरिफिकेशन भी करता है। ठीक है, तो आपका ऑडिटर यहाँ पे भी वेरिफिकेशन कर रहा है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है जो उसके ऊपर ऐसे नंबर 570 लगाता है। तो यस, इसको भी वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाएगा। फिर कहते हैं स्टेटमेंट शोइंग डिस्पैच ऑफ ओवरसीज कंसाइनमेंट। आपकी एंटिटी ने एक्सपोर्ट करना था, ओवरसीज कंसाइनमेंट को भेजना था और उसने भेज दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी एंटिटी बना रही है, तो क्या ऑडिटर इसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन में रखेगा? आगे कैसे आपने डिस्पैच किया है, जो भी डिलीवरी शेड्यूल था, जब भी जिस भी ओवरसीज बायर को हमें कंसाइनमेंट को भेजना चाहिए था हमने भेज दिया। मैं कह रही हूं यहां पे ऑडिटर ने चेकिंग क्या करी है? कुछ भी नहीं। ये तो एक स्टेटमेंट है जो आपकी कंपनी बना रही है, रिकॉर्ड है। क्या उसने वेरिफिकेशन करी है इसकी? नहीं। क्या वो अपनी ऑडिट के लिए यूज कर रहा है? नहीं। तो जब तक ऐसा कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे ऑडिटर इसको लीस्ट चांसेस है, कम चांसेस है कि वो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को इसको इंक्लूड करेगा। कर भी सकता है वो, अगर वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करना चाह रहा है एज एन ऑडिट एविडेंस या अपनी ऑडिट के लिए वो यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है।
फिर कहता है स्टेटमेंट शोइंग वेरिफिकेशन ऑफ द एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ऑडिटर ने वेरिफिकेशन करी है ट्रेड रिसीवेबल्स की जो बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहे हैं बैलेंस शीट डेट पे, और उनकी वेरिफिकेशन उसने जैसे करी, क्या वो उस स्टेटमेंट को जिसके ऊपर उसने काम किया है वेरिफिकेशन करी है उसको अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाएगा? यस। तो जो काम उसने किया जहां से उसको एविडेंसेस मिल रहे हैं जिनके बेसिस पे वो कंक्लूजन पे पहुंच रहा है वो सारी उसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगी एक्सेप्ट सी पॉइंट। इसको भी बना सकते मैंने बोला बट इसके कम चांसेस हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोला, विच इज लीस्ट लाइकली टू बी पार्ट ऑफ हिज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो सी इसका आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन रिलेशन टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन व्हेन एन एक्सटर्नल ऑडिटर रिलाइज अपॉन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आपकी कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिटर भी है और आपका एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम के ऊपर भरोसा करना चाहता है, मतलब उसको वो यूज कर रहा है। आपको ये बताना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, विच ऑफ द ऑप्शंस इज फॉल्स, कौन सा ऑप्शन गलत है इन दिस गिवन सिचुएशन। नंबर 1, evaluations of the objectivity and competence of the internal auditor has to be documented. Yes. एज पर ऐसे नंबर 610 ऑडिटर सबसे पहले ये डिसाइड करता है ना कि क्या मैं इसके काम को यूज कर सकता हूं या काम को यूज नहीं कर सकता हूं। इसके काम को मैं यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, उसके लिए ऑडिटर को उसकी ऑब्जेक्टिविटी कंपिटेंस को इवेलुएट करना पड़ता है। तो वो जब उसने उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इवेलुएट किया होगा तो अंडरस्टैंड किया होगा ना कि भाई इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या है, तो जो भी उसने एलिमेंट चेक करे उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाएगा डेफिनेटली। तो यस, इसको वो इंक्लूड करेगा। दूसरा, नेचर ऑफ द वर्क यूज्ड एंड रीजन फॉर रिलाइंग अपॉन वर्क यूज्ड फॉर्म्स आर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। किस नेचर के काम को यूज करना चाह रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर, क्या वो उसको अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेगा? यस। क्या रीजन है कि मैं इसके काम को यूज करना चाह रहा हूं, मैं इसके किए हुए काम के ऊपर रिलाई कर रहा हूं, क्या उसको अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेगा? यस, क्योंकि ये उसके ऑडिट प्रोसीजर का हिस्सा बनेगा। अगर आप किसी के नहीं इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम को यूज कर रहे हो तो बाद में यही आपके लिए ऑडिट एविडेंस बनेंगे, ठीक है। तो यस, ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगा। सी, डॉक्यूमेंटेशन ऑन वेदर क्वालिटी कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड इन इंटरनल ऑडिट वर्क फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यस, ऑडिटर ने मतलब आपके इंटरनल ऑडिटर ने अपने काम को करते वक्त क्वालिटी कंट्रोल का यूज किया है, मतलब भाई उसने सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए अपना काम किया है। ऑडिटर को चेक करना पड़ता है ना ये बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो देयरफॉर ये भी उसके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगा। मतलब जो भी उसको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं एज पर ऐसे नंबर 610 वो तो सारे डॉक्यूमेंटेशन में वो इंक्लूड करेगा ही करेगा ना। डी, documentation on what specific recommendation were given by the internal auditor for risk assessment to external auditor forms part of the audit documentation। ये नहीं बनेगा। कहता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर आया, उसने देखा कि इस एंटिटी के अंदर इंटरनल ऑडिटर भी है, एक्सटर्नल ऑडिटर अपना काम कर रहा है ऐसे नंबर 315 के अकॉर्डिंग, वो अपनी रिस्क के असेसमेंट कर रहा है। इंटरनल ऑडिटर से उसने पूछता है वो कि अच्छा इस एरिया में ये कंट्रोल लगे हुए हैं, और आपका इंटरनल ऑडिटर उसको कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, उसको सजेशन दे रहा है अबाउट किस चीज को लेकर, गिविंग सम ऑफ द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क असेसमेंट। तो ये रिकमेंडेशन जो उसने दी उसको वो अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा नहीं बनाएगा। इसका एक रीजन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो काम कर रहा है ऑडिटर, जो ऑडिट प्रोसीजर वो परफॉर्म करेगा एज पर ऐसे नंबर 315, वो जब अपना काम करेगा जिस वे से वो अपने रिस्क की असेसमेंट करेगा उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाएगा। जो रिकमेंडेशन इंटरनल ऑडिटर उसको दे रहा है दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर, सो इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ हिज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। तो ये आंसर बनेगा डी, ठीक है। सो ये आपका केस स्टडी तो नहीं थी, ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन के आंसर थे। अब आते हैं आपकी केस स्टडी की तरफ। कहता है सीए राजन पिल्लई इज हेडिंग द एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी। सीए है आपका जिसका नाम है राजन पिल्लई, वो एंगेजमेंट टीम को हेड कर रहा है जो एंगेजमेंट टीम ऑडिट कर रही है किसी कंपनी की, ठीक है। तो ये होगा आपका एंगेजमेंट पार्टनर। वाइल ऑडिट इज इन प्रोग्रेस, ऑडिट चल रही है, कंसीडर द फॉलोइंग इश्यूज रिगार्डिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो कुछ इश्यूज दिए हुए हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, आपको इनको कंसीडर करना है। क्या इश्यूज है? ऑडिट प्रोग्राम बनाया गया, यस बनाना पड़ता है। वहां पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी, आपको असाइन करनी पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नंबर 300 फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क्स व्हिच आर टू बी परफॉर्म टू द टीम मेंबर्स। और प्रोग्राम के अंदर क्या बताया गया है? कहते हैं 4 एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं,
एक है मोहित जो है सीए फाइनल स्टूडेंट, एक है रोहित जो है सीए फाइनल स्टूडेंट, और एक है शोभित, ये पेड सीए है, इंप्लॉई है ये आपका। फिर एक है सीए राजन पिल्लई जो है पार्टनर, ये मैंने बताया भी आपको, एंगेजमेंट पार्टनर होगा ये। तो ये आपके टोटल एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं। ओके, टीम हैज डिटरमाइंड मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। यस, मटेरियलिटी उन्होंने सेट कर ली, करनी भी चाहिए एज पर एसए नंबर 320। टीम ने रिस्क की असेसमेंट कर ली है एज पर एसए नंबर 315, करनी भी चाहिए। और असेसमेंट क्या है रिस्क की, कि रिस्क यहाँ पे कम है। ओके, सीए शोभित, सीए शोभित है कौन, सीए शोभित है पेड सीए, इंप्लॉई है ये, ठीक है। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी प्रोग्राम के अंदर, कि तुझे इन्वेंटरी काउंट प्रोसेस को अटेंड करना है, जो रिक्वायरमेंट होती है आपके एज पर एसए नंबर 501, एंड जो भी तेरे को यहां से मिलेगा उसकी तेरे को डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ओके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मे मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हैव कम टू नोटिस। इसके साथ साथ जब वो अपनी ऑडिट कर रहे थे तो उनके सामने बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, रिलेशनशिप सामने आए। आपने ये 4 ऑप्शंस नहीं 5 यहाँ पे पॉइंट्स पढ़े हैं विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन। आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कहता है नंबर 1, वर्क रिलेटिंग टू वेरिफिकेशंस ऑफ रेवेन्यू वाज असाइंड टू मोहित। अगर तुम ना भी पढ़ते ना ऊपर केस स्टडी तो भी तुम इन क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर दे सकते थे। कहते हैं रेवेन्यू को वेरिफिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहित को दी गई है ऑडिट प्रोग्राम में। ओके, हाउएवर इट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय रोहित एक्चुअली, लेकिन बाद में जाके काम किसने किया, मोहित ने नहीं किया, रोहित ने किया। वेरिफिकेशंस ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल वाज प्लान्ड टू बी कैरिड आउट बाय रोहित। ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स की वेरिफिकेशन किसको करनी थी, रोहित को इन दी ऑडिट प्रोग्राम, लेकिन ये काम किसने किया, सीए राजन पिल्लई ने किया। ड्यू टू द लास्ट मिनट प्रैक्टिकल इश्यूज, एंगेजमेंट पार्टनर ने खुद ही इस एरिया के ऊपर वेरिफिकेशन करी, क्योंकि बाद में जाके कुछ इश्यूज यहाँ पे राइज हुई हैं। Which of the following statement is most appropriate in this regard relating to audit documentation? अब आपको बताना है चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर आपने बताया कि ये एंगेजमेंट टीम का मेंबर ये काम करेगा, ये एंगेजमेंट टीम का मेंबर ये काम करेगा। बाद में जाके काम किसी और ने किया, मतलब आपने मॉडिफिकेशन करी है ना अपने ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। आपने एसए नंबर 300 इसमें आपने क्या पढ़ा था कि ऑडिटर जो भी अपना प्लान बनाता है, जो भी उसकी स्ट्रेटजी है, जो भी उसका प्लान है, जो भी प्रोग्राम है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जो भी उसने प्लान के अंदर चेंजेस करे उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन उसको करनी है। समझ में आया? अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप चारों ऑप्शंस को देखो और आप मुझे बताओ कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर 1, ऑडिट प्रोग्राम कंटेन्स नेम्स ऑफ द पर्संस एंड वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ये बात तो सही है, यही होता है ऑडिट प्रोग्राम में, ये लिखा होता है कि किसको क्या काम करना है। इट इज इमटेरियल, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई जिसको जो काम असाइन हुआ था उसने वो काम किया या उसकी जगह पे किसी और पर्सन ने ये काम कर दिया। ये लाइन गलत भी है और सही भी है। मतलब हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये काम मिला था पर किसी और ने कर दिया, लेकिन आपको ये जो भी आपने मॉडिफिकेशन करी है ऑडिट प्रोग्राम के अंदर इसको डॉक्यूमेंट तो करना पड़ेगा ना। आगे कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आप ऑडिट प्रोग्राम बना चुके हो। ओनली पर्सन असाइंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन परफॉर्म दोज ड्यूटीज। ऐसा भी नहीं है कि भाई जिसको असाइन हुआ है वही काम कर सकता है, कोई और कर सकता है, लेकिन तुम उसको डॉक्यूमेंट करो कि प्रोग्राम में चेंजेस हुए हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर आगे कहते हैं इट इज नेसेसरी दैट ऑडिट प्रोग्राम हैज बीन सुटेबली अपडेटेड, कि तुमने मॉडिफाई कर दिया प्रोग्राम को और नोट्स आर गिवन इन द वर्किंग पेपर्स टू दिस इफेक्ट, और तुमने डॉक्यूमेंट कर दिया है कि देखो आपके जो भी हमारा प्रोग्राम था उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है, सो दैट प्लान ड्यूटीज आर इन अकॉर्डेंस विद द एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। कहता है चेंजेस इन द ऑडिट प्रोग्राम और नोट्स क्लैरिफाइंग द मैटर्स आर रिक्वायर्ड ओनली व्हेन अ पर्सन नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट टीम। इसमें तो कुछ भी लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सी आंसर बनेगा। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी ये इससे उस एक्सप्लेनेशन के साथ मैच हो रहा है, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं एज रिगार्ड्स मटेरियलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आपको पता है मटेरियलिटी की डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर आप मटेरियलिटी के अंदर कोई भी चेंजेस करो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। मटेरियलिटी हैज ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड, देयर इज नो नीड टू पुट इट इनटू वर्किंग पेपर्स। भाई करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे नंबर 320 ने बोला हुआ ये बात। मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। सही बात है, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है कि क्या मटेरियलिटी उसको सेट करती है। वेदर अमाउंट हैज बीन डिटरमाइंड कैन बी डॉक्यूमेंटेड इन द वर्किंग पेपर्स। whatever amount has been determined can be documented in working papers। ये भी बात सही है, जो भी आप डिटरमाइन कर रहे हो अमाउंट्स अपनी मटेरियलिटी का, जो भी अमाउंट ऑडिटर सेट कर रहा है उसको तुम्हें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, राइट।
कैन बी का मतलब क्या, उसका मन आएगा तो करेगा, मन आएगा तो नहीं करेगा, ऐसा है नहीं, ये शैल बी होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये कैन बी नहीं हो सकता। ओके, मटीरियलिटी अराइव्ड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट, यस मटीरियलिटी ऑडिटर अपने प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे अराइव करता है, along with the various factors, yes, और फैक्टर्स को कंसिडर करता है। एंड ऑडिटर को जब अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेगा मटीरियलिटी की, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन में बताना पड़ता है कि किन फैक्टर्स के बेसिस पे उसने एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मटीरियलिटी को सेट किया है। तो कहते हैं मटीरियलिटी इज राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट अलोंग विद द फैक्टर्स जो उसने कंसिडर करे इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द मटीरियलिटी, दीज हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, ये नेसेसरी है, मैंडेटरी है, ये रिक्वायरमेंट ऐसे नंबर 320 सेट करे, इसका आंसर बनेगा सी, राइट। हाँ, वो कहता है कि मटीरियलिटी को उसको डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर, ऐसा नहीं है, रिक्वायरमेंट उसके ऊपर ऐसे नंबर 320 लगाता है, तो आंसर यहाँ पे सी बनेगा, राइट। Next is question number 4. It says CA शोभित is responsible for attending the physical inventory count of a company. आपने ऊपर देखा कि CA शोभित की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अटेंड करना है एंटिटी की फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को। Which of the following is not in true in this regard relating to audit documentation? आपको ये बताना है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से क्या चीज सही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब इन चारों में से क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती ऑडिटर के ऊपर, राइट। सबसे पहले कहता है डेट्स ऑन विच फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस वाज अटेंडेड बाय हिम, डेफिनेटली उसको जब अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, जब अपने वर्किंग पेपर्स मेंटेन करेगा, तो उसको बताना पड़ेगा वहां पे किस डेट के ऊपर वो अटेंड कर रहा है अपनी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को। इट में ऑल्सो इंक्लूड, ये आपके लिए मैंडेटरी है कि वो रिकॉर्ड करे कि किस डेट पे वो जा रहा है अटेंड करने के लिए, और ये जो इसके आगे पॉइंट लिखा हुआ है ये उसका डिस्क्रिशनरी डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब वो मेंटेन कर सकता है इसको अगर सही लगता है तो। क्या इट में ऑल्सो इंक्लूड द फोटोग्राफ्स ऑफ दैट डेट शोइंग हिज अटेंडेंस ऑफ द इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, तो फोटोग्राफ्स भी ले सकता है कि मैंने इस इन्वेंट्री की फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस को अटेंड किया था, ठीक है, तो वो भी उसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बन सकता है, तो डेफिनेटली ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगा। दूसरा पॉइंट, डिटेल्स ऑफ द टेस्ट काउंटिंग अंडरटेकन शुड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये भी हमने देखा था अंडर ऐसे नंबर 501 कि आपका ऑडिटर टेस्ट बेसिस पे इन्वेंट्री को खुद भी काउंट कर सकता है, तो जो भी उसने टेस्ट काउंटिंग करी, जिन इन्वेंट्री की टेस्ट काउंटिंग उसने करी, वहां से जो उसको रिजल्ट मिले उसको भी वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेगा। डिटेल्स ऑफ द ऑब्सोलेट गुड्स फाउंड शुड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर इंस्पेक्शन भी कर सकता है, मतलब वो बोल सकता है कि इन्वेंट्री में से फॉर एग्जांपल आपकी जो इन्वेंट्री है वो है आपका आटा, ठीक है, तो जहां पे आटा के पैकेट्स आपकी इन्वेंट्री, तो वो बोल सकता है कि आपकी मैनेजमेंट को कि आप इन आटा के पैकेट्स को खोल के दिखाओ। जब वो खोल के देख रही तो उसको समझ में आता है कि भी आटा के पैकेट्स खराब है या कोई इन्वेंट्री आपकी ऑब्सोलेट नेचर की है, तो अगर ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अटेंडेंस ऑफ हिज फिजिकली इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस कोई भी इन्वेंट्री ऐसे मिलती है जो ऑब्सोलेट है, तो उसको भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ये भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगा। फोर्थ पॉइंट कहता है रिपोर्ट शोइंग स्टॉक कंफर्म्स टू द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसी रिक्वायरमेंट हमने कहीं पे नहीं पढ़ी जो ये कहती हो कि आपका ऑडिटर जब अटेंड कर रहा है एंटिटी की फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस को, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक रिपोर्ट आनी चाहिए जिस रिपोर्ट के अंदर ये कंफर्म हो रहा है कि आपकी एंटिटी जिस वे से अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करती है विच इज इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन। तो ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट हमने नहीं देखी है, ना आपके ऑडिटर को ऐसी कोई रिपोर्ट बनाने की जरूरत है, ना इसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करने की जरूरत है, तो इसका आंसर बनेगा डी, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, एज रिगार्ड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस एंड रिलेशनशिप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर जब अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से क्या उसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। नंबर 1, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, यस, जो उसने WR लिए मैनेजमेंट से वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पॉलिसी क्या है आपकी कंपनी की, ये भी उसके आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगा, क्योंकि इससे अफेक्ट होते हैं एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल, जिससे अल्टीमेटली ऑडिटर का रैप अफेक्ट होता है, तो यस ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेगा। डॉक्यूमेंटेशन टू शो दैट सच ट्रांजैक्शंस आर कैरिड एट आर्म लेंथ बेसिस, राइट। तो ऑडिटर को जब वो रिस्क की असेसमेंट करता है तो उसको इवेलुएट करना पड़ता है कि आपकी एंटिटी जब अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शंस करती है क्या वो आर्म लेंथ बेसिस पे कर रही है। तो ऑडिटर जब ये इवेलुएट कर रहा है कि क्या ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे हुई, तो बेसिकली वो रैप को परफॉर्म कर रहा है, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, तो यस ऑडिटर को इसको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा।
documentation to show such our transactions are at close length basis. close length basis का मतलब होता है not at arm length basis. तो ऐसे कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करने की रिक्वायरमेंट ऐसे नंबर 550 नहीं लगाता है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट नहीं करना पड़ेगा. ये कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपको कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपकी मैनेजमेंट क्लोज लेंथ बेसिस पे करे, कोई स्पेशल टर्म्स पे करे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो इसका आंसर बनेगा डी. So this was your essay number 230. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे essay number 610 के क्वेश्चंस. We are starting with essay number 610 क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, अच्छा क्वेश्चन है. It says Moon Limited of which you are the statutory auditor. आप ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी की जिसका नाम है मून लिमिटेड और आप मून कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो. दिस कंपनी हैव द इंटरनल ऑडिट बीइंग कंडक्टेड बाय एन आउटसाइड एजेंसी. आपकी कंपनी अपनी इंटरनल ऑडिट भी कराती है. दैट मीन्स कंपनी के पास इंटरनल ऑडिटर भी है जो इसने अपॉइंट किया हुआ है और इंटरनल ऑडिटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन करा रही है फ्रॉम द आउटसाइड एजेंसी. क्वेश्चन आपसे पूछता है, स्टेट द फैक्टर्स दैट वे कंसिडरेशंस इन ऑप्टिंग टू मेक यूज ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स फॉर द पर्पस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर आपकी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब आप यूज करना चाहते हो इंटरनल ऑडिटर्स को टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ हिज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सो फॉर द पर्पस ऑफ हिज स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा. अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 16 के ऊपर जाओगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. राइट, हमने वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स देखे जिनको कंसीडर करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर बिफोर यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस. सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटर, दैट मींस आपकी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि क्या इंटरनल ऑडिटर प्रोवाइड कर सकते हैं उनको डायरेक्ट असिस्टेंस या नहीं. दैट मींस क्या कोई लॉ और रेगुलेशन ऐसा है जो प्रोहिबिट करता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को फ्रॉम टेकिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर. सबसे पहले तो वो ये इवेल्युएट करेगा. देयर आफ्टर ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि इन इंटरनल ऑडिटर्स की कंपिटेंस क्या है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, कितना इनके पास एक्सपीरियंस है. इसके साथ साथ इनकी ऑब्जेक्टिविटी को भी इवेल्युएट करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर. फिर हमने ऐसे नंबर 610 में कुछ ऐसे एरियाज पढ़े थे जहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपके इंटरनल ऑडिटर्स को यूज नहीं कर सकता टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस, सच एज जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होता है, सच एज जहां पे इवेल्युएशन करनी पड़ती है मैनेजमेंट की एस्टिमेट्स की. तो ये कुछ एरियाज आपको यहां पे लिखनी पड़ेंगे. राइट, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन सारी चीजों को इवेल्युएट करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि हाँ मुझे इंटरनल ऑडिटर्स को यूज करना है टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस, तो हमने ऐसे नंबर 610 में एक पॉइंट और पढ़ा था, क्या कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को डायरेक्ट करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा आपके इंटरनल ऑडिटर्स को. तो ये आपको पॉइंट्स है जो इस क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं. आप अपनी बुक के पेज नंबर 16 के ऊपर जाओगे, आपको ये सारे पॉइंट्स वहां पे मिल जाएंगे. राइट, तो कहते हैं एज पर ऐसे नंबर 610, ये आपके स्टैंडर्ड का नंबर है. नाम क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. स्टैट्यूटरी ऑडिटर चाहे तो ले सकता है, कैन टेक द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर बट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर्स की डायरेक्ट असिस्टेंस लेने से पहले इन सारी चीजों को इवेल्युएट करना पड़ेगा, इन कंडीशंस को देखना पड़ेगा. कौन कौन सा, नंबर 1, एक्सटर्नल ऑडिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर. सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि क्या कोई लॉ और रेगुलेशन उसको रोक तो नहीं रहा है फ्रॉम टेकिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर. उसके बाद वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को देखेगा. राइट, देयर आर नो सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर. सो इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर कोई भी थ्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट नहीं होना चाहिए. इसको इवेल्युएट करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर. स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑल्सो विल इवेल्युएट द कॉम्पिटेंस ऑफ द your internal auditor. That means internal auditor should be sufficiently competent to perform the proposed work. जिस एरिया में स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को यूज करना चाहता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को यूज करने से पहले, उनकी डायरेक्ट असिस्टेंस को लेने से पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या इंटरनल ऑडिटर के पास सफिशिएंट कॉम्पिटेंट है उस एरिया में काम करने की या नहीं है. राइट, तो ये 3 फैक्टर्स हमने देखे थे वहां पे. देयर आफ्टर हमने ये भी अंडरस्टैंड किया था, वी हैव सीन दी एरियाज इन ऐसे नंबर 610 जहां पे
स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर्स को यूज नहीं कर सकता टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस। तो फिर आपको वो एरियाज लिखने हैं। तो कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर दैट मींस स्टैट्यूटरी ऑडिटर शैल नॉट यूज द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। कौन कौन से? नंबर 1, ऐसे एरिया में आप उनको यूज नहीं कर सकते विच इन्वॉल्व मेकिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट इन द ऑडिट, जहां पे ऑडिटर को अपनी ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए सिग्निफिकेंट जजमेंट लेनी पड़ती है, जैसे कि मटीरियलिटी लेवल को सेट करना। राइट तो यहां पे काम स्टैट्यूटरी ऑडिटर खुद ही करेगा, वो डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकता इंटरनल ऑडिटर्स की। दूसरा, जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होता है, एरिया विच इज रिलेटेड टू द हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जहां पे काम रिलेटेड है उस एरिया से विद विच इंटरनल ऑडिटर्स हैव बीन इन्वॉल्व, मतलब जहां पे आपकी मैनेजमेंट ने अपने काम को करने के लिए इंटरनल ऑडिटर्स का यूज किया है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसी एरिया में इंस्पेक्शन करने के लिए, चेकिंग करने के लिए इंटरनल ऑडिटर्स की हेल्प नहीं ले सकता, उनके डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकता, क्योंकि आपका कभी भी मेकर चेकर नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट कहता है इफ इट इज रिलेटेड टू द डिसीजन दैट एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद एसए नंबर 610 रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड यूज ऑफ हिज वर्क और डायरेक्ट असिस्टेंस। मतलब क्या? एक्सटर्नल ऑडिटर फंक्शन, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन की इवैल्यूएशन करता है, इवैल्यूएशन क्या कर रहा है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उसकी कॉम्पिटेंस क्या है, इन सारे फैक्टर्स की जब वो इवैल्यूएशन करता है एज पर एसए नंबर 610, ये इवैल्यूएशन क्यों कर रहा है वो? ताकि वो ये कंसीडर कर पाए इस चीज के ऊपर कंक्लूड कर पाए कि क्या मुझे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करना है या इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना है टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस। तो जो भी काम वो करेगा इन इवेल्युएटिंग ऑल दोज थिंग्स, तो इस एरिया में आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन की असिस्टेंस नहीं ले सकता। दोबारा से पढ़ो, कहता है इफ इट इज रिलेटेड टू द डिसीजन, अगर ये रिलेटेड है उन डिसीजन से जो एक्सटर्नल ऑडिटर लेता है एज पर एसए नंबर 610, किस चीज को लेकर डिसीजन लेता है एक्सटर्नल ऑडिटर इन एसए नंबर 610 रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैसा है एंड कि क्या इस इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करना है या इनकी डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज करना है, तो वहां पे भी आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इंटरनल ऑडिटर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ कि अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर्स को यूज करना चाहता है टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस, तो वो कर सकता है क्योंकि एसए नंबर 610 में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एक्सटर्नल ऑडिटर को कुछ इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। वो इवैल्यूएशन क्या है? नंबर 1, कहीं कोई लॉ और रेगुलेशन तो नहीं जो प्रोहिबिट कर रहा है फ्रॉम यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस। दूसरा, क्या कोई थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी तो एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरा, क्या आपका इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंट है इन द एरिया जहां पे आप सोच रहे हो टू वर्क इन द एरिया जहां पे आप सोच रहे हो कि मुझे इंटरनल ऑडिटर्स को यूज करना है। ठीक है, देयर आफ्टर आप लिखोगे कि कहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं कर सकता टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस। कौन कौन से वो एरिया है जहां पे आपके ऑडिटर को सिग्निफिकेंट जजमेंट लेनी है। दूसरा, जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है। तीसरा, जहां पे मैनेजमेंट ने इंटरनल ऑडिटर्स को यूज किया हुआ है अपने काम को करने के लिए। चौथा, इन दी एरिया जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर को डिसीजन लेने पड़ते हैं अंडर दिस ऐसे किस चीज को लेकर, रिलेटिंग टू रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन और यूजिंग देम टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ देयर ऑडिट। तो ये कुछ ऐसे एरिया जहां पे वो काम को यूज नहीं कर सकता, मतलब जहां पे वो डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकता आपके इंटरनल ऑडिटर्स की। देयर आफ्टर ये भी पॉइंट हमने एसए नंबर 610 में कवर किया था। क्या? प्रायर टू यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर शेल, कहता है कि ठीक है आपने इवेल्युएट कर लिया है कि इंटरनल ऑडिटर्स कॉम्पिटेंट भी है, कोई थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी भी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। और जिन एरिया के लिए आप इंटरनल ऑडिटर्स को यूज करना चाहते हो टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस, वो एरिया ऊपर वाले किसी एरिया में कवर्ड नहीं है, लॉ और रेगुलेशन भी प्रोहिबिट नहीं करता, तो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर ये सोच रहा है कि हाँ मैं काम को यूज कर लेता हूं, मतलब सॉरी काम को नहीं यूज कर लेता हूं इंटरनल ऑडिटर्स को फॉर द डायरेक्ट असिस्टेंस, राइट। सो एसए नंबर 610 ने बोला था कि प्रायर टू यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस, इंटरनल ऑडिटर्स को यूज करने से पहले कि आप मेरी हेल्प करो मेरे काम के लिए, उनको डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज करने से पहले
एक्सटर्नल ऑडिटर को ये दो चीजें भी करनी पड़ती है। क्या? नंबर 1, उसको एग्रीमेंट ऑब्टेन करना पड़ता है एंटिटी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से। किस चीज को लेकर? दैट इंटरनल ऑडिटर्स विल बी अलाउड टू फॉलो द एक्सटर्नल ऑडिटर इंस्ट्रक्शन। कि देखो, वो पहले ही बोल देगा किसको? आपकी एंटिटी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को, कि मैं आपके इंटरनल ऑडिटर्स को यूज कर रहा हूं अपने काम के लिए, मैं इनसे काम कराऊंगा, तो इंटरनल ऑडिटर्स मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे एंड ये जो एंटिटी है ये बीच में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी एंड द एंटिटी विल नॉट इंटरवीन इन द वर्क द इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म्स फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर। इसके साथ साथ एक एग्रीमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर लेगा आपके इंटरनल ऑडिटर से। किस चीज को लेकर? कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर, राइट? तो कहते हैं external auditors shall obtain the written agreement from the internal auditors that they will keep confidential specific matter as instructed by the external auditor and अगर कोई भी during the course of audit उनको threat to objectivity दिखाई देता है तो internal auditor की responsibility है कि वो external auditor को इस matter के बारे में बताए, right? इसके साथ साथ एज पर एसए नंबर 220 क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनल ऑडिटर्स को जब वो यूज करेगा अपने काम के लिए, उनकी डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज करेगा अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, तो वो उनको एप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे, सुपरविजन दे, उनके किए हुए काम का रिव्यू करे। तो कहते हैं द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क विच इज परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर्स ऑन द एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद एसए नंबर 220। समझ में आ गया? तो ये आपके यहां पे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बताओ कि क्या आप उनको यूज कर सकते हो टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस? हाँ, कर सकते हो 3 कंडीशन के बेसिस पे। पहले 3 कंडीशन आपको इवेलुएट करनी पड़ेगी एक्सटर्नल ऑडिटर को, फिर आप बताओ कि किस एरिया में आप उनकी डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते, वो 4 पॉइंट, फिर आप ये बताओ कि एक्सटर्नल ऑडिटर अगर इंटरनल ऑडिटर को यूज करना चाहता है टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस, फिर वो आपके एग्रीमेंट में एंटर करेगा, तो 2 पॉइंट आपके एग्रीमेंट के, और लास्ट पॉइंट सुपरविजन का, डायरेक्शन का, रिव्यू का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है CAX एक प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओके, एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द टेक्सटाइल लिमिटेड। तो आप इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किए जा रहे हो बाय द टेक्सटाइल लिमिटेड। ही कंडक्टेड द फिजिकल वेरिफिकेशंस ऑफ द इन्वेंटरी एट द ईयर एंड हैंडेड ओवर द रिपोर्ट ऑफ सच वेरिफिकेशन टू CAY हु इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो CAX इंटरनल ऑडिटर है, उसने क्या किया? उसने इन्वेंटरी की फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करी और अपनी रिपोर्ट को कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को दे दिया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर है CAY फॉर हिज व्यू एंड रिपोर्टिंग, कि ये लो कि आप इसको व्यू कर लो और जो भी मैंने रिपोर्ट बनाई है आप इसको यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। मतलब वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट दे रहा है, अपनी वर्किंग दे रहा है फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। कैन वाई रिलाई ऑन सच रिपोर्ट? क्या वाई रिलाई कर सकता है CAX की बनाई हुई रिपोर्ट के ऊपर? मतलब क्या एक ऐसा एरिया जो है इन्वेंट्री का जहां पे आपके इंटरनल ऑडिटर्स ने काम किया है, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब अपनी ऑडिट करेगा इस काम के ऊपर भरोसा कर सकता है और अपनी रिपोर्टिंग के लिए जो उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस चाहिए वो इस काम के बेसिस पे ऑब्टेन कर सकता है? सिंपल सी बात है, क्या वो यूज कर सकता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन के किए हुए काम को? तो यहाँ पे जो सिचुएशन आपकी एप्लीकेबल होगी वो है सिचुएशन 1, स्टेप नंबर 1, दैट इज कौन कौन सी चीजों को आपका एक्सटर्नल ऑडिटर कंसिडर करेगा बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन और इंटरनल ऑडिटर। बुक के पेज नंबर 13 के ऊपर जाओगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अभी डायरेक्ट असिस्टेंस वाले जो हमने पॉइंट देखे थे ना, उससे जुड़े जुड़े ये पॉइंट है। पहले 3 कंडीशन ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने कवर किया, क्या पॉइंट देखे थे? सबसे पहले कि एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर इंटरनल ऑडिटर को यूज करना है टू प्रोवाइड द डायरेक्ट असिस्टेंस वो करे, लेकिन सबसे पहले क्या इवेल्युएट करेगा वो कि क्या कोई लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट तो नहीं करे। तो यहां पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन यहां पे भी ऑब्जेक्टिविटी का भी पॉइंट है और कॉम्पिटेंस का भी पॉइंट है, और तीसरा एक एडिशनल पॉइंट है वो है सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच का। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट इज इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम को यूज कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट सबसे पहले आपके ऑडिटर को इवेलुएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, देयर आफ्टर वो इवेलुएट करेगा कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर एंड वो इवेलुएट करेगा कि क्या इंटरनल ऑडिटर ने अपने काम को करने के लिए एक सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो किया है या फॉलो नहीं किया है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सबसे पहले आप लिख दो एज पर एसए नंबर 610 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मैं नहीं पढ़ा रही, 610 के आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है यहाँ पे।
315 यहाँ से काट दो और 610 यहाँ पे लिख दो, गलती से आए हुए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मेन कंटेंट के ऊपर आ रही हूँ। कहता है फॉर द पर्पस एक्सटर्नल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द फॉलोइंग। मतलब ऐसे नंबर 610 ने क्या बोला, ऐसे मैं पढ़ा देती हूँ। ऐसे नंबर 610 that is using the work of internal auditor, it deals with the responsibility of external auditor। ये बताता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन अ सिचुएशन जहां पे वो यूज कर रहा है इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम को। रिगार्डिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर व्हेन एक्सटर्नल ऑडिटर डिटरमाइन करता है इन अकॉर्डेंस विद ऐसे नंबर 610 कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज लाइकली टू बी रेलिवेंट टू द ऑडिट, राइट। तो कहता है फॉर दिस पर्पस, जहां पे वो उसके काम को यूज करना चाहता है तो वो उसके काम को यूज करे, लेकिन सबसे पहले आपके एक्सटर्नल ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा। फॉलोइंग्स कौन कौन सी? नंबर 1, ऑब्जेक्टिविटी क्या है इंटरनल ऑडिटर की? ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू एबिलिटी टू परफॉर्म विदाउट एनी बायसनेस। मतलब कोई भी थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो कहता है ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म विदाउट एनी बायसनेस टू ओवरराइड द प्रोफेशनल जजमेंट। एंड एक्सटर्नल ऑडिटर किन फैक्टर्स को कंसीडर करेगा इन दिस रिगार्ड जब वो इवेल्युएट कर रहा होगा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर? तो ये वो आपके फैक्टर्स है जो हमने आपकी बुक के अंदर भी पढ़े थे। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या है इंटरनल ऑडिटर्स का? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिटर्स की औकात क्या है? दूसरा, क्या वो कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो परफॉर्म नहीं कर रहा है? फॉर एग्जांपल, क्या कोई मैनेजरियल ड्यूटीज है जो आपका ये इंटरनल ऑडिटर्स परफॉर्म कर रहा है, राइट। फिर तीसरा, ओवरसाइट फंक्शंस ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। आपकी टीसीडब्ल्यूजी को ओवरसाइट फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, राइट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ओवरसाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टीसीडब्ल्यूजी की। तो यहां पे ऑडिटर कंसीडर करेगा कि ये जो इंटरनल ऑडिटर्स है इनके अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन कौन लेता है रिलेटिंग टू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। Fourth, constraint or the restriction which is placed on the internal audit functions by the management और TCWG कि क्या आपकी मैनेजमेंट और TCWG ने इंटरनल ऑडिटर्स के काम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई, उनके स्कोप को लिमिट किया है? क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाते, आपकी मैनेजमेंट उनको कंट्रोल करती है, तो उनकी ऑब्जेक्टिविटी अच्छी नहीं है, देयर इज थ्रेट टू देयर ऑब्जेक्टिविटी, राइट। तो सबसे पहले काम को यूज करना, काम को यूज करो, लेकिन काम को यूज करने से पहले एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्युएट करेगा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। और किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करेगा कि इंटरनल ऑडिटर्स का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या है? दूसरा, क्या वो कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं परफॉर्म कर रहा? तीसरा, ओवरसाइट फंक्शंस ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, दैट मींस कि कौन करता है अपॉइंटमेंट। यहां पे इसने एग्जांपल दिया कि कौन करता है अपॉइंटमेंट आपके इंटरनल ऑडिटर्स की, एंड क्या आपकी मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी आपके इंटरनल ऑडिटर्स के स्कोप के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, उसके वर्क के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो इसको भी कंसीडर करेगा, राइट। दूसरा फैक्टर्स क्या है जिसको कंसीडर करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर वाइल इवेल्युएटिंग कि क्या मुझे इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दूसरा फैक्टर्स आता है यहाँ पे लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, उसकी नॉलेज क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, इसको इवेल्युएट करेगा। एंड इन दिस एरिया फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। कौन कौन से फैक्टर्स वो कंसीडर करेगा? नंबर 1, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है अपने इंटरनल ऑडिटर्स को हायर करने की, उनको ट्रेनिंग देने की, उनके काम को असाइन करने की। दूसरा, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन एडुकेट टेक्निकल ट्रेनिंग देती है इंटरनल ऑडिटर्स को? क्या उनके पास प्रोफिशिएंसी है ऑडिटिंग के फील्ड के अंदर? आपका एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्युएट करेगा नॉलेज क्या है इंटरनल ऑडिटर्स की विद रिस्पेक्ट टू द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर आपके एंटिटी के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होते हैं, क्या इंटरनल ऑडिटर्स को इंड एस की नॉलेज है? ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि क्या जो आपकी कंपनी के, जो आपकी एंटिटी के इंटरनल ऑडिटर्स हैं, उनके पास किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप है, जैसे वो भी सीए हो सकते हैं, राइट, वो सीएस हो सकते हैं। सो अगर उनके पास किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ वो नॉलेजेबल है, राइट। तो कहते हैं मेंबरशिप ऑफ द रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी दैट ओब्लाइज इंटरनल ऑडिटर टू कंप्लाई विद द रेलिवेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। और अगर उनके पास किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप है, तो उनके ऊपर भी उनके प्रोफेशनल एथिक्स एप्लीकेबल होती होगी, उनके ऊपर भी उस प्रोफेशनल बॉडी के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे। दैट मींस यू कैन रिलाई ऑन देयर वर्क मोर एज कंपेयर टू अगर ऑडिटर आपका ऐसा है जो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर नहीं है,
ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर है जिसको ऑडिटर कंसीडर करेगा। तीसरा फैक्टर क्या है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल ऑडिटर कंसीडर करेगा कि क्या इंटरनल ऑडिटर ने अपने काम करने के लिए एक सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो किया है या नहीं किया है। आप कब बोलोगे कि इंटरनल ऑडिटर्स अपने काम को करने के लिए एक सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं? नंबर 1 तब जब वो अपने काम को, जो भी ऑडिट प्रोसीजर इंटरनल ऑडिटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, राइट। तो कहते हैं ऑडिटर इस रिगार्ड में क्या चेक करेगा, क्या इवेलुएट करेगा, एग्जिस्टेंस एंड एडुकेसी एंड यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिटर प्रोसीजर। मतलब क्या आपका ऑडिटर जिन ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट करती है, वो एडुकेट है एंड वो ऑडिट प्रोसीजर एडुकेट है जो उसने परफॉर्म किए हुए हैं। आगे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द एप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या आपके इंटरनल ऑडिट फंक्शन के पास अपने काम को करने के लिए एडुकेट एप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो इस चीज को इंश्योर करे कि इंटरनल ऑडिटर्स अपने काम को, क्वालिटी को इंश्योर करते हुए परफॉर्म कर रहे हैं। फिर लास्ट में कंक्लूजन आपको क्या लिखनी है, कंक्लूजन आपको लिखनी है कि अगर क्या कि अगर आपकी ये जो इंटरनल ऑडिटर्स है यहाँ पे मिस्टर एक्स, अगर कोई उनकी थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करता, अगर उनकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस सही है एंड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्क इफ दे आर यूजिंग द सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, इफ दे आर फॉलोइंग द सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, इन दैट सिचुएशन मिस्टर वाई यूज कर सकता है मिस्टर एक्स के काम को, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आया? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं A company has stipulated a control through its automated software that interest at the rate of 12% per annum. ये है आपका duly charged in case of those customer who fail to make payment within a month of a sale transaction. तो एक ना कंट्रोल लगाया हुआ है और ये कंट्रोल ऑपरेट होता है ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब ये कंट्रोल है आपका आईटी बेस्ड कंट्रोल। दूसरे शब्दों में तुम कह सकते हो ये कंट्रोल है आपका ऑटोमेटेड कंट्रोल। कंट्रोल क्या है कि आपकी कंपनी सेल की ट्रांजैक्शन करती है, राइट, और जिन कस्टमर को सेल्स करी अगर उन्होंने एक महीने के अंदर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे सिस्टम ऑटोमेटिकली 12% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट को चार्ज कर देंगे, राइट। इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी फाइंड्स दैट कंपनी के पास इंटरनल ऑडिटर है और उसको क्या पता लगता है ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड कि किसी पीरियड के दौरान सॉफ्टवेयर ना इस इंटरेस्ट को चार्ज नहीं कर पा रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है डज रिपोर्टिंग ऑफ अबव सिचुएशन, कि क्या अब आपके कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए हुए हैं, एंटिटी ने लगाए हुए हैं, इन कंट्रोल के अंदर आप इसको बोल सकते हो डेफिशिएंसी है, राइट, क्योंकि ये कंट्रोल क्या था कि आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है बट ये इंटरेस्ट चार्ज हो नहीं रहा है तो ये ऑपरेट नहीं हो रहा इफेक्टिवली, दैट मींस देयर इज डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल्स। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या इस डेफिशिएंसी को रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिटर के काम के स्कोप में आती है या नहीं आती है? डेफिनेटली आती है। आप अपनी बुक के पेज नंबर 11 पे जाओगे तो वहां पे 3 एक्टिविटीज लिखी हुई हैं जो आती हैं आपके इंटरनल ऑडिटर के काम के स्कोप में। कौन कौन सी है? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, एक्टिविटी रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर को इवेलुएट करना पड़ता है, किसको? इंटरनल ऑडिटर को इवेलुएट करना पड़ता है कि क्या कंट्रोल्स जो आपकी मैनेजमेंट ने लगाए हैं उनकी डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन सही है या नहीं है, क्या वो ऑपरेट हो रहे इफेक्टिवली या नहीं। तो डेफिनेटली ये आपके स्कोप में आएगा, राइट। आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप पेज नंबर 11 के ऊपर जाओगे, वो जो थोड़ी बहुत आपको इंट्रोडक्शन दी हुई है आप इंट्रोडक्शन लिखो, राइट, कि क्या क्या एक्टिविटीज उसके स्कोप में आती है। फिर आप उन तीनों एक्टिविटीज को लिखोगे कि एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, एक्टिविटी रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर आप एक्सप्लेन करोगे इनको। कहते हैं वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यूइंग कंट्रोल। एक एक्टिविटी क्या है जिसको इंटरनल ऑडिटर्स परफॉर्म करते हैं? वो है आपकी मैनेजमेंट के द्वारा, आपकी एंटिटी के द्वारा लगाए गए कंट्रोल्स का रिव्यू करना, इवैल्यूएशन करना उनके ऑपरेशन की, ये इवैल्यूएट करना कि क्या ये कंट्रोल ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं, एंड अगर उनके अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए सजेशन को वहां पे सजेशन देना, रिकमेंडेशन देना फॉर द इंप्रूवमेंट। तो ये भी इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में आता है। फिर आप क्वेश्चन में लिखो कि गिवन सिचुएशन में क्या हो रहा है। कहता है कि यहाँ पे आपके सिस्टम को इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए ऑटोमेटिकली
ये एक कंट्रोल है, लेकिन ये कंट्रोल ऑपरेट नहीं हो रहा है इफेक्टिवली। इससे आपकी कंपनी को इनकम का लॉस होगा एंड इम्प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी। Such a matter definitely falls in the scope, falls in the domain of reporting by the internal auditor। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है सीए सुकेश इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। ओके, सीए सुकेश आपकी कंपनी का, आपकी एंटिटी का एक्सटर्नल ऑडिटर है। ही कम्स टू नो दैट, उसको पता लगता है कि कंपनी के पास एक इंटरनल ऑडिटर भी है। देयर इज ऑल्सो एन इंटरनल ऑडिटर्स इन द एंटिटी। हाउएवर, लेकिन ही finds that internal auditor is not reporting directly to the higher level। echelons का मतलब होता है लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब उसको पता लगता है कि हाँ, आपकी कंपनी के पास एक इंटरनल ऑडिटर तो है, लेकिन वो कंपनी की, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो कंपनी की हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकता है। सीए सुकेश हैज ऑल्सो असेस्ड दैट, इसके साथ साथ सीए सुकेश ने एज पर एसए नंबर 315 जब अपनी रिस्क की असेसमेंट करी तो उसने ये भी एसेस किया कि देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट यहाँ पे हाई है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आप डिस्कस करो वेदर इट वुड बी प्रॉपर फॉर सीए सुकेश टू रिलाई अपॉन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एक्सटेंसिवली इन अबव सिचुएशन, कि क्या अब आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए, मतलब आपकी कंपनी के एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए सही होगा कि वो इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम के ऊपर रिलाई करे। मतलब क्या इस सिचुएशन में एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम को यूज कर सकता है या यूज नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर है नो, वो यूज नहीं कर सकता है। क्यों? नंबर 1, आपका क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि जो इंटरनल ऑडिटर्स है ना, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं टू द हायर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस अच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास जो पावर है वो पावर नहीं है उतनी कि वो अपनी ड्यूटीज को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। हायर लेवल को वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि वो परचेज के एरिया में काम कर रहे हैं, तो अगर परचेज के एरिया में उनको कोई भी डेफिशिएंसी पता लगती है, इस इश्यू को वो कम्युनिकेट किसको कर पाएंगे, मान लेते परचेज हेड को, राइट। यहां पे जो हायर अथॉरिटी है वो डायरेक्टली उसको रीच नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब यहां पे जो तुम्हारी औकात है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंजॉय कर रहा है इंटरनल ऑडिटर, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस अच्छा नहीं है, जिससे इसकी ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट होती है, जो फर्स्ट फैक्टर हमने देखा था, राइट। दूसरा इशू क्या है, कहता है कि आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने, एक्सटर्नल ऑडिटर ने जब इवैल्यूएशन करी इंटरनल कंट्रोल्स की, रिस्क को समझा इस एंटिटी के अंदर, तो उसको दिखाई दे रहा है रिस्क ज्यादा है। और हमने वो एरियाज पढ़े हैं आपके एसे नंबर 610 के अंदर कि अगर एंटिटी के अंदर रिस्क ज्यादा है तो ये भी उन एरियाज में कवर्ड होता है कि जिस सिचुएशन में एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम को यूज नहीं करना चाहिए। तो आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। तो कहता है इन द गिवन सिचुएशन, गिवन केस में हो क्या रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो उसकी औकात है, जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है, इट इज नॉट इन लाइन विद हिज ड्यूटीज। वो डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर पाता हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। ये क्या शो करता है कि भाई जितनी उसकी इज्जत होनी चाहिए उतनी इज्जत उसको नहीं मिलती है। इट शोज दैट सच अ फंक्शन इज नॉट गिवन ड्यू इंपोर्टेंस इन द एंटिटी। सेकेंड इशू क्या था, रिस्क का। तो कहते हैं सिंस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट हैज ऑल्सो बीन असेस्ड एज हाई बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, बोथ ये अबव फैक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपके इंटरनल ऑडिटर्स के किए हुए काम के ऊपर एक्सटर्नल ऑडिटर रिलाई नहीं कर सकता। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे? जब भी किसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपको लिखना है, सबसे पहले आप उस एस्से का नंबर लिखोगे, इसके बाद आप उस एस्से का नाम लिखोगे, फिर उस एस्से के अंदर ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको लिखना है। ये तो आपका फिक्स्ड है। यहां पे भी आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आपके एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? देयर आफ्टर आप बताओगे क्या कि ऑडिटर
जब सोचता है कि हाँ मुझे यूज करना है इंटरनल ऑडिटर के किए हुए काम को, तो ऑडिटर को तीन चीजों को इवेल्युएट करना पड़ता है जो हमने ऊपर अभी देखी। नंबर वन ऑब्जेक्टिविटी क्या है, और ऑब्जेक्टिविटी किससे अफेक्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस से। तो आप मेंशन करोगे इट इज अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस के ऊपर बेस्ड है। दूसरा उसकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, सिर्फ नाम लिखोगे। तीसरा क्या हो गया, क्या उसने अपने काम को करने के लिए एक सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो किया है। देयर आफ्टर आप क्या बोलोगे, गिवन सिचुएशन में क्या इशू है। पहले वाला इशू कि भाई वो डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर सकता हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, जिसका मतलब क्या हुआ कि उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस इज नॉट इन कॉम्युनिस्ट्रेट विद हिज ड्यूटीज, इज नॉट इन लाइन विद हिज ड्यूटीज। दैट मीन्स कि जितनी इंपॉर्टेंस उसको मिलनी चाहिए उतनी इंपॉर्टेंस उसको नहीं मिल रही है। पहला इशू हो गया। दूसरा क्या है कि किस किस एरिया में आपका एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज नहीं कर सकता, तो आप बताओगे एज पर ऐसे नंबर 610 जिस एरिया के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होता है वहां पे काम को यूज नहीं कर सकता वो। तो इस गिवन सिचुएशन में रिस्क ज्यादा है तो वो काम को यूज नहीं कर पाएगा। फिर आप लास्ट में कंक्लूजन लिख दोगे। ऐसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, आपको डिस्कस करने सम ऑफ द सर्कमस्टांसेस व्हेन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर, कि किन किन सिचुएशन में आपका इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर के काम को यूज नहीं कर सकता। जो पहला नहीं आई थिंक दूसरा क्वेश्चन था, यस। तो जब ऑडिटर इवेल्युएट करता है तीन चीजों को, क्या कि आपके इस इंटरनल ऑडिटर्स का ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस क्या है। अगर जब उसने इवेल्युएशन करी उसकी ऑब्जेक्टिविटी को, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस को इवेल्युएट करना पड़ता है। तो जब उसने इवेल्युएट किया इंटरनल ऑडिटर का ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस और वो इस चीज के ऊपर पहुंच रहा है, ये कंक्लूड कर रहा है, क्या कंक्लूड कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इन लाइन विद हिज ड्यूटी, जो आपने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, तो वो इसके काम को यूज नहीं कर सकता। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता। दूसरा, एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या इवेल्युएट करना पड़ता है, उसको इवेल्युएट करना पड़ता है उसकी कॉम्पिटेंस को। तो अगर जब उसने इवेल्युएट किया आपके इंटरनल ऑडिट फंक्शन की कॉम्पिटेंस को और उसको समझ में आ रहा है कि फंक्शन के पास सफिशिएंट कॉम्पिटेंस नहीं है, तो भी उसके काम के ऊपर वो रिलाय नहीं कर सकता। तीसरा, उसको इवेल्युएट करना पड़ता है कि क्या सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो किया है इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने अपने काम को करने के लिए, और अगर सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो नहीं किया गया है तो भी वो इसके काम को यूज नहीं कर सकता। इन सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो तीन चीजें उसको इवेल्युएट करनी पड़ती है, अगर इसमें से किसी का भी आंसर नेगेटिव है तो काम को यूज नहीं किया जा सकता। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। सो दीज वर योर क्वेश्चंस फ्रॉम ऐसे नंबर 610 जो पेंडिंग थे चैप्टर नंबर 4 से। अब यहां पे आज की डिस्कशन खत्म होती है। इसके बाद हम करेंगे आपके चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 5 पेंडिंग है अभी आपका, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 एक ये ऑडिट ऑफ एफएसएलआई और एक आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ये बड़े चैप्टर है। तो मेरी कोशिश ये है कि एग्जाम्स तक एटलीस्ट अगर हम इन दो चैप्टर को टेकअप नहीं भी कर पाते हैं, ऑल्दो कोशिश यही है कि टेकअप कराया जा सके, लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो एटलीस्ट आपका सारा सिलेबस, बाकी का सिलेबस तो हम कवर कर पाए, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ऑल्दो इंटर का जो पेपर बनता है वो पेपर बनता है आपके सेकेंड ग्रुप के अंदर, राइट। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होंगे कि जो दोनों ग्रुप्स दे रहे होंगे, तो उनके पास इतना टाइम होगा ही नहीं बाद में इन क्लासेस को देखने का। तो जितना अभी आप देख पाओगे उतना ही आप देख पाओगे। तो मेरी कोशिश डेफिनेटली होगी कि पूरे चैप्टर्स को कवर कराया जाए, लेकिन पहले जो बड़े चैप्टर हैं वो 2, उनको मैं साइड पे रख रही हूँ कि आपका हम सारा सिलेबस पहले कवर कर लेते हैं, देर आफ्टर फिर हम उन चैप्टर्स पे जाएंगे, ठीक है। आपके पास कोई बेटर सजेशन है तो आप बेटर सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे पास इंटर के बच्चे बहुत कम हैं, तो जिस वजह से चैनल की रीच, इंटर की वीडियो जब भी कोई डलती है तो उतनी उसकी रीच नहीं हो पाती है, राइट। फाइनल की क्राउड बहुत ज़्यादा है चैनल के ऊपर। अगर मैं बोलूँ ना तो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन माई चैनल राइट नाउ दोज आर फ्रॉम CA फाइनल लेवल। इंटर के बच्चे है ही नहीं है इतने, ओके। और इसका रीज़न मेरी ही गलती है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी मैंने ज़्यादा फोकस फाइनल के ऊपर कर दिया
जिसकी वजह से मेरा फोकस फाइनल के ऊपर हो गया, तो इंटर के बच्चे आ ही नहीं पाए इतने, मतलब क्राउड इतनी क्रिएट हो ही नहीं पाई, इंटर के बच्चों को इतना पता लग ही नहीं पाया कि ये चैनल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, राइट। तो आप जब इसको शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे, तो ही उनको पता लगेगा कि मैम इंटर भी पढ़ाते हैं। ओके, तो आप लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, तो ही इन वीडियोस की रीच पड़ेगी। और फाइनल के बच्चे बहुत ज़्यादा थोड़े से समझदार बच्चे, मैं इस बात को बार बार बोलती हूँ, क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं, जैसे कि कमेंट्स के थ्रू, मैसेजेस करने के थ्रू कि हमें ये प्रोवाइड कर दो, ये प्रोवाइड कर दो। तो जब सामने से डिमांड क्रिएट होती है टीचर के पास कि अच्छा बच्चे ये मांग रहे हैं, राइट, ऑब्वियसली हर एक डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी साइड से ज्यादा डिमांड आती है, तो फिर सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन उनके लिए होती है। तो फिर टीचर भी उन्हीं वीडियोस को डालने के लिए मोटिवेट होता है जिनकी डिमांड आ रही है, और वो बच्चे कॉन्टिन्यूसली एक्टिव होते हैं लाइक्स को लेकर, शेयर्स को लेकर, है ना। तो फिर टीचर भी फिर वही मोटिवेटेड होता है कि उनके लिए ही हम ज्यादा करते हैं, और कोई रीजन नहीं होता है। ऑल्दो इंटर का कराने में एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं एज कम्पेयर टू फाइनल की एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अंटिल देन बाय बाय। डरना मत, अच्छे से क्वेश्चंस करना, तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा अवेलेबल है। आपके जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, भले ही वो तुम्हें नंबर्स में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बट रेपिटेटिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर प्लीज, मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने बच्चों से भी, और जो भी बच्चा इसको यूट्यूब पे देखेगा, कि आप क्वेश्चंस के आंसर को भले ही ना पढ़ो। इसके कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, और आपको ये समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, तो आंसर आपका कंसेप्ट से ही बनेगा, ठीक है। तो आपको आंसर नहीं याद करना जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, बट एटलीस्ट कोशिश करो कि जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, अगर आपके पास टाइम है या आप निकाल सकते हो, तो क्वेश्चंस को एक बार पढ़ने की कोशिश करना। एसएम के क्वेश्चंस के अलावा मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।